वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, इस बार जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो अशोका की सीरीज है, यानी कि स्टार वॉर्स की एक नई सीरीज जो कि अभी अभी डिज्नी हॉटस्टार पे 23 अगस्त को रिलीज हुई है। अब तक इसके 2 एपिसोड को पब्लिश कर दिया गया है। स्टार वॉर्स की इस नई सीरीज के 8 एपिसोड है, जिसकी कहानी प्रीवियसली काफी सारे लिंक से जुड़ी हुई है। अगर अब तक भी आपने स्टार वॉर्स की मूवीज नहीं देखी है तो गाइस आप हितेश नागर के चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, जहाँ पे आपको स्टार वॉर्स की सारी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हालांकि आज से पहले भी स्टार वॉर्स की कई सारी सीरीज आ चुकी है, जैसे कि एनिमेटेड सीरीज है या फिर कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स या फिर कुछ इंडिविजुअल मूवीज, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसा कि हम लाइव एक्शन वेब सीरीज को हमेशा से पिक करते हैं, तो इसी कारण स्टार वॉर्स की इस सीरीज को भी हमने इसीलिए चूज किया है। 23 अगस्त को इसके 2 एपिसोड आने के बाद में इसके नेक्स्ट एपिसोड हर वेडनेसडे को रिलीज होते जाएंगे, जैसे कि हमने बाकी मार्वल्स और डीसी की सीरीज में देखा है। अगर अब तक भी आपने स्टार वॉर्स के बैकग्राउंड को नहीं जाना है तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप नई शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वेब सीरीज के अंदर होने वाली कई सारे इवेंट्स को समझा सकूं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी अशोका की सीजन 1 के एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्टारशिप दिखाई जाती है, जहाँ पे जनरल थे, इसी के साथ में पूरा स्टाफ भी था। इस स्टारशिप को अपने आसपास किसी दूसरी स्पेसशिप के इंडिकेशंस आ रहे थे, और ये शिप और किसी की नहीं बल्कि जेडाई की थी। जेडाई को गाइस आप लोग वॉरियर की तरह से समझ सकते हैं, जो कि आज से हजारों साल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वॉर होने के कारण काफी सारे जेडाई मर गए थे, लेकिन अभी भी कुछ जेडाई जिंदा बचे हैं। ये ऐसे वॉरियर हैं जो कि दुनिया की तबाही को रोकते हैं और कई सारे बुरे क्रीचर्स के प्लैनेट को भी इस प्लैनेट को तबाह करने से रोकते हैं। अब जैसा कि जेडाई काफी कम बचे हैं, इसी के कारण इस स्टारशिप के कैप्टन को ये बात पता चल गई थी कि जेडाई यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहरूपी आए हैं। इस स्टारशिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को कैद किया गया था, जो की थी मॉर्गन एलिजाबेथ। मॉर्गन एलिजाबेथ एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है, जिसका कई सारे वॉर के अंदर हाथ था। पास्ट के अंदर बताया गया था कि अशोका जो की एक जेडाई थी, उसने मॉर्गन को अरेस्ट करके इसे स्टारशिप के अंदर बैठा रखा था। कैप्टन जब बाहर आते हैं और जब 2 मेंबर्स इस स्टारशिप के अंदर एंट्री लेते हैं, तो कैप्टन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जेडाई तो बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी पता चलता है कि ये 2 बहरूपिये जेडाई नहीं थे, बल्कि यहाँ पे मॉर्गन जो कि अरेस्ट हो रखी थी उसे छुड़ाने के लिए आए थे। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये दोनों लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि एक साथ में इस स्टारशिप के पूरे सेफ्टी मेंबर्स की जान ले लेते हैं। सीधा मॉर्गन के पास पहुँचते हैं और उसे वहाँ से आजाद कर देते हैं। मॉर्गन को पता था कि एक ना एक दिन ये आदमी से बचाने के लिए जरूर आएगा। इस आदमी का नाम बेलन स्कॉल था, जो कि था तो एक जेडाई, लेकिन वो बागी बन गया था और अभी मॉर्गन के लिए काम कर रहा था। इसी के साथ हमें इस वेब सीरीज की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि अशोका दिखाई जाती है, जो कि एक ऐसे साम्राज्य के अंदर थी जो कि कई साल पहले ही बंद हो गई थी। वो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ढूंढने के लिए आई थी। अगर हम पास्ट की बात ना करें, सिर्फ इस वेब सीरीज की बात करें, तो यहाँ पे ये एक मैप को ढूंढने आई थी, जिसके बारे में इसे पहले से ही पता था। देखते ही देखते ये कई सारी पहेलियों को सॉल्व करती हुई सीधा बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ इसके सामने कई सारे बड़े बड़े से स्कल्पचर्स थे। इसी के साथ में एक बड़ा सा बीम भी था, जिसे गोल घुमाने के बाद में आगे के क्लूज इसे मिलते जा रहे थे। कई सारे क्लूज को सॉल्व करने के बाद में अशोका को आखिरी के अंदर वो बीम मिल गया था, जिसके अंदर एक गोल बॉल थी। ये और कुछ नहीं बल्कि मैप था। इस मैप को अशोका इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि इसके अंदर जनरल थ्रोन के बारे में लिखा हुआ था। अगर जनरल थ्रोन मिल गए तो एजरा भी मिल सकते हैं। अब आखिर जनरल थ्रोन कौन है, मैं आपको इस बारे में भी बता देती हूँ। जनरल थ्रोन भी एक वही आदमी है जो कि हम कह सकते कि अपोजिट पार्टी के थे, जो कि जेडाई के साथ में उनकी फाइट हुई थी और इसी के साथ में उसे एक बहुत बड़े वॉर के अंदर मार दिया गया था। लेकिन पता चला था कि थ्रोन अभी भी जिंदा है, इसी के कारण अशोका उसे वापस से ढूंढना चाहती थी। अशोका यहाँ से आराम से नहीं निकल पाई थी, क्योंकि वो जैसे ही बाहर जाती है तो कई सारी बॉट्स उसके सामने खड़े थे, जो कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इस बारे में किसी न किसी को पहले से खबर थी, या फिर कोई ना कोई अशोका का पीछा पहले से ही कर रहा था। लेकिन अशोका इन सारी बॉट्स को मारती हुई वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने रोबोट को कॉल करती है, जिसका नाम हुयांग था। हुयांग यहाँ पे अपना स्टारशिप लेके पहुंच जाता है और अशोका सीधा अपने स्टारशिप के अंदर बैठ जाती है, और उसके बाद में सबसे पहले तो हुयांग को डांट लगाती है कि आखिर तुम इस जगह से इतना दूर क्यों थे। लेकिन साथ ही में उसे गुड न्यूज भी देती है कि जिस काम के लिए अशोका यहाँ पे पहुंची थी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी मैप की, वो मैप उसे मिल गया है। हुयांग भी ये बात सुन के काफी खुश था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैप के अंदर इन्हें लोकेशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसी समय अशोका को जनरल हेरा बुलाती है, जहाँ पे अशोका को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक स्टारशिप के ऊपर काफी ज्यादा हमला किया गया है। इसी के साथ में मॉर्गन को छुड़ा ले गए हैं वो लोग। हेरा अब यहाँ की जनरल कमांडर थी। हेरा अपने साथ में अशोका को अंदर लेके आती है और उसके बाद में उन 2 लोगों को दिखाती है जिसने कि स्टारशिप के ऊपर अटैक किया था। इस आदमी का नाम बेलन था और लड़की का नाम शिन था। स्कॉल एक मास्टर है, इसी के साथ में शिन उसकी शागिर्द है, यानी कि उसकी स्टूडेंट। इनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत थी जो कि किसी जेडाई के पास ही हो सकती थी, यानी कि दिव्य शक्ति। ऐसी पावर्स जेडाई के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन अशोका इनको नहीं जानती थी। प्रॉब्लम ये थी कि आखिर मॉर्गन का इनसे क्या लेना
देना था। तब अशोका को ये बात पता थी कि मॉर्गन ने ऐसे कई सारे सिपाहियों को खरीद रखा था, तो अगर आज वो जेल के अंदर बैठी थी तो उसे छुड़ाने के लिए कोई भी बाहर आ सकता था। अशोका को भी ये बात कुछ ही टाइम पहले पता चली थी कि थ्रोन जिंदा है और ये बात जरूर मॉर्गन को भी पता होगी। इसी के कारण वो थ्रोन का पता लगाने के लिए मैप को ढूंढने के लिए गई थी और आखिरकार वो इसमें सक्सेसफुल हुई। अशोका हेरा को उस मैप के बारे में बताती है जिसे कि वो एक साम्राज्य से लेके आई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मैप अभी भी खुला नहीं था, उसके अंदर एक चाबी लगाई जानी थी। जिसके बाद हेरा अशोका को कहती है कि अगर इस गुत्थी को कोई सुलझा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लेकिन अशोका को पता था कि उसकी मदद इसमें कोई भी नहीं करने वाला है। जिस लड़की की वो बात कर रही थी वो सबीन थी। पता चलता है कि लोथाल प्लेनेट के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है जहाँ पे जनरल अपने प्लेनेट के क्रीचर्स के सामने उन सारे वॉरियर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे जिन्होंने वॉर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिन्होंने वॉर के अंदर इस पूरे प्लेनेट की जान बचाई थी। और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और कोई नहीं बल्कि सबीन थी। लेकिन सबीन इस इवेंट को अटेंड नहीं करना चाहती थी। जनरल यहाँ पे सभी से कहते हैं कि बस सबीन आने ही वाली है, लेकिन पता चलता है कि सबीन तो इस इवेंट से काफी दूर जा रही थी। इस पूरे शहर से सबीन का घर काफी दूर था जो कि सामने के लाइट ईयर पे रहती थी। सबीन को पकड़ने के लिए यहाँ पे गार्ड्स भी आते हैं, लेकिन सबीन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो रुकती ही नहीं है और ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि सबीन को इस इवेंट को अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सबीन अपने खुद के घर पे पहुंचती है जहाँ पे उसका क्रीचर फ्रेंड उसके साथ में ही था। वो अपने सामानों को इधर उधर देखती है और उसके बाद में एक क्लिप स्टार्ट करती है, एक होलोग्राम की क्लिप जिसके अंदर एजरा था। एजरा अपनी पुरानी बातों को बता रहा था और सबीन बस उन्हीं को सुन के बड़ी खुश हो रही थी। इसी के साथ हम यहाँ पे शीन को देखते हैं। शीन के साथ में बेलन भी था और यहाँ पे मॉर्गन भी पहुंची थी। ये सभी उसी साम्राज्य के अंदर पहुंचे थे जहाँ से कुछ ही टाइम पहले अशोका ने मैप चुराया था। असल के अंदर अशोका जब यहाँ से फाइट करके जाने वाली थी उससे पहले बॉट्स ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था। इसी के कारण ये पूरा साम्राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। बेलन बताता है कि मॉर्गन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो या तो वो मैप इसके नीचे दबा हुआ है या फिर वो कहीं तो ब्लास्ट हो गया है। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि एक जेडाई इस मैप के पीछे लगी हुई है जिसका नाम अशोका है। मॉर्गन का कहना था कि कुछ भी करो मुझे वो मैप वापस चाहिए, इसके लिए तुम्हें फिर किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाओ। यानी कि बेलन को उसका काम मिल गया था। अब वो शिन को लोथाल प्लेनेट के लिए भेज देता है जहाँ पे उसे सबीन को ढूंढना था। सबीन असल के अंदर अशोका की स्टूडेंट थी और इन्हें पता था कि अगर इन्होंने सबीन को ढूंढ लिया तो ये अशोका तक भी पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हमें सबीन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सबीन को अपने पुराने वॉर्स की कहीं ना कहीं ऐसी यादें आती है जिससे कि वो परेशान होकर उठ जाती है। और इसी के साथ इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है कि उसे हेरा ने बुलाया है मिलने के लिए। जब सबीन यहाँ पे पहुंचती है तो हेरा के साथ में उसे अशोका भी दिखाई देती है। हेरा का कहना था कि अशोका तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। इसी के साथ यहाँ पे जनरल भी थे। जनरल सबीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस प्लीज एक बार उसकी बात सुन लो। यहाँ से सभी चले जाते हैं और सिर्फ खड़े थे तो अशोका और सबीन ही। इन दोनों के बीच के अंदर लास्ट टाइम कुछ ना कुछ ऐसी फाइट हुई थी जिसके बारे में हमें आगे आने वाले वक्त में पता चलता जाएगा। इस टाइम के अंदर ये स्टूडेंट और मास्टर एक साथ में नहीं थे और अब जब अशोका को नीड थी उस मैप को ट्रांसलेट कराने की तो इसी के कारण वो सबीन के पास पहुंची थी। अब सबीन भी उस मैप को देखती है। अशोका का सबसे पहला वर्ड यही था कि अगर इस मैप को डिकोड कर लिया जाता है तो हमें एजरा के बारे में पता चल जाएगा। सबीन एजरा को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, इसी के कारण वो अशोका की बात मान जाती है और उसके बाद में अशोका की शिप पे चली जाती है। सबीन वहाँ आने के बाद खुद का एक छोटा सा कॉटेज देखती है और इसी के साथ उसकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा होती है। सबीन का कहना था अशोका से कि आखिर तुम हमेशा यहीं पे रहती हो क्या, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? तब अशोका बताती है कि हाँ अब उसका यही घर है, जहाँ पे भी लोगों को जरूरत पड़ती है अशोका वहीं पे पहुँच जाती है। वो हर जगह नहीं जाती लेकिन जहाँ उसे बुलाया जाता है वो वहाँ जरूर जाती है। अब अशोका इस मैप के बारे में बताना शुरू करती है कि जहाँ से उसने ये मैप लिया था वहाँ की होलोग्रामिक इमेज हुयान ने पहले ही ले लिए थे। सबीना उस पूरे एरिया को अच्छे से देखने लगती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े से स्कल्पचर्स है, इसी के साथ में 3 बड़े बड़े से खंबे हैं और भी कई सारी चीजें हैं। अगर उसे चाबी ढूंढनी है तो उन्हें सारी चीजों के बारे में अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। इसी के कारण सबीन कहती है कि उसे यहाँ से जाना है, वो किसी शांति वाले प्लेस में जाके इसे सर्च कर सकती है। लेकिन अशोका कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है और मैं इस मैप को तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगी। सबीन कहती है कि आप मुझे नहीं लेके जाने देंगी तो मैं इसे चेक भी नहीं कर पाऊंगी। अशोका कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इस मैप के अंदर क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। सबीन कहती है आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती ये कितना इंपॉर्टेंट है? अशोका का कहने का मतलब था कि अगर ये मैप इधर उधर हो गया तो वॉर भी छिड़ सकती है, यानी कि अगर थ्रोन के बारे में किसी और को पता चला तो एक बार वापस से ये सारे क्रीचर्स मारे जा सकते हैं। सबीन अशोका की बात मान जाती है और इसी स्टारशिप पे रुकने के बारे में कहती है। जिसके बाद में हुयांग अशोका को अपने साथ में लेके थोड़ा साइड में आता है और उसे उन 2 वेपन्स के बारे में बताता है जो कि बेलन और शीन के पास में थे। एक ऐसा गैजेट था जो कि उसके सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं था और साथ ही में एक ऐसा गैजेट था जो कि तकरीबन 500 साल पहले बना करता था। इसी के साथ में जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पता करी गई तो वो मॉर्गन की फैक्ट्री से बिलोंग करते थे, लेकिन मॉर्गन की फैक्ट्री को तो तभी बंद कर दिया गया था जब उसे अरेस्ट किया गया था। तो फिर आखिर ये गैजेट्स कहाँ से बन रहे हैं? अशोका जैसे ये बात बताने के लिए बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सबीन यहाँ से चली गई है और हमें पता चलता है कि सबीन यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ जाती है जहाँ पे वो अब आराम से इस मैप की चाबी ढूंढने में लग जाती है। वो भी कई सारे क्लूज को ढूंढने लगती है लेकिन पहले वो नहीं समझ पाती कि आखिर
आखिर इसकी चाबी कहाँ से मिलेगी। जिसके बाद सीन वापस से अशोका के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो हेरा से बात कर रही थी। ये दोनों ही मिलके अशोका और सबीन के रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर सबीन अब अलग काम करती है, लेकिन अगर अशोका चाहे तो सबीन उसके साथ वापस से आ सकती है। ये दोनों मिलके वापस से पूरी दुनिया के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अशोका को पता था कि सबीन उसके साथ कभी काम नहीं करेगी, लेकिन हेरा को पता था कि अशोका आगे होके कोई इनिशिएटिव लेती भी नहीं है ताकि सबीन उसके साथ काम कर सके। इसी के साथ में हेरा को अशोका ये भी बताती है कि एक गैजेट मॉर्गन की फैक्ट्री के बारे में बताता है। इसी के कारण हमें उस फैक्ट्री को चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबीन सारे क्लूज को पता करते हुए उस जगह तक पहुंच गई थी जहाँ पे उसने उस मैप को ओपन करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो पहले सारे के सारी चीजों को इरेज करती है और उसके बाद में बस उन 3 होलोग्राम्स को रखती है जो कि बॉल के ऊपर बने हुए थे। आखिर के अंदर वो मैप के कोड को क्रैक कर लेती है और तभी उसे वहाँ पे गैलेक्सी दिखाई देती है। वो गैलेक्सी जहाँ पे थ्रोन के बारे में उसे पता चल सकता था, और अगर थ्रोन के बारे में पता चला तो जरूर एजरा के बारे में भी पता चल जाएगा। वो बाहर जाके इन चीजों को चेक करती है और अपने क्रीचर को कहती है कि उसे एक नए ट्रिप के ऊपर जाना है। इसी समय पता चलता है कि शीन अपने बॉट्स के साथ पहुंच गई है और यहाँ पे सबीन के ऊपर अटैक कर दिया है। सबीन के हाथ से उस मैप को ले लिया जाता है और अंदर जाके सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी सबीन हुयांग को कॉल करती है और कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। हुयांग ये बात अशोका को बताता है। वो भी अपनी शिप्स लेके रेडी हो जाते हैं। देखते ही देखते अब यहाँ पे सबीन और शीन के बीच में काफी ज्यादा फाइट होनी शुरू हो जाती है। इन दोनों के पास में ही दिव्य शक्ति यानी कि जेडाई वाली पावर्स थी। इसी के कारण ये अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और बहुत खतरनाक वाली फाइट करते हैं। अशोका फुल स्पीड के साथ में सबीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे पता चलता है कि शीन सबीन के साथ फाइट करती हुई जीत गई और इवन उसने सबीन को जान से भी मार दिया। इसी के साथ में वो थ्रोन के मैप को भी अपने साथ ले जाती है और यहीं पे अशोका का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अशोका को थ्रोन को ढूंढने का मैप मिल गया था, लेकिन वो मैप शिन ने आके सबीन से ले लिया और इस चक्कर के अंदर सबीन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैसे सबीन की जान बचा ली गई थी। अशोका उसे ठीक टाइम पे ले आई थी और उसके बाद में उसे ट्रीटमेंट दे दिया गया था। सबीन की आंख खुलती है और उसके बाद वो बात करना शुरू करती है कि वहाँ पे 2 बॉट्स थे जिनसे उसने फाइट करी। इसमें से वो एक बॉट को मार चुकी थी। अशोका को इस बात पे गुस्सा आ ही रहा था कि सबीन ने आखिर उसकी बात नहीं मानी, और ये बात सबीन को भी समझ में आ गई थी कि शायद उसे अशोका की बात मान लेनी चाहिए थी और मैप को उसके घर पे नहीं लेके जाना चाहिए था। लेकिन अब जब अशोका को ये बात पता चली कि एक बॉट को उसने मारा और उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी है, तो अशोका को थोड़ा डाउट होता है और वो चीजों को चेक करने के लिए सबीन के घर पे जाने लगती है। तो सबीन साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन अशोका उसे मना कर देती है कि शायद अब उसे कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद सीन यहाँ एक स्टारशिप के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ से पता चलता है कि मॉर्गन को बुला लिया गया है। असल के अंदर बेलन ने काम शिन को दिया था और शिन उस मैप को सबीन से ले आई थी। बेलन को खुद भी नहीं पता था कि आखिर इस मैप को ओपन कैसे किया जाना है, लेकिन मॉर्गन ने जो काम बोला था वो काम उसने पूरा कर दिया था। इसी के साथ हम अशोका को देखते हैं जो कि सबीन के घर पे पहुंच चुकी थी। वहाँ पे उसे काफी सारी चीजें डिफरेंट दिख रही थी। बॉट की बॉडी के पार्ट तो पड़े थे, लेकिन पूरा बॉट डिस्ट्रॉय हुआ नहीं दिखा था। जब वो ऊपर पहुंचती है तो उसे सबीन का क्रीचर दिखाई देता है, जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। अंदर आने के बाद वो सबीन के कई सारे सामानों को देखती है। इसी के साथ एक गैजेट को ऑन करने से इजरा का होलोग्राम स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर उसे पता चलता है कि यहाँ पे वो बॉट मौजूद है, और अशोका को ये बात पहले से ही पता थी कि वो बॉट अभी तक मरा नहीं है, बल्कि सबीन को मारने के लिए यहीं पे रुका होगा। लेकिन एक ही झटके में अशोका ने उसे मार दिया। असल के अंदर वो उस बॉट का सर लेने के लिए आई थी। अगर उस बॉट के सर को अच्छी तरीके से चेक किया जाए या फिर उसे इतना पावर दिया जाए जिससे कि वो वापस से अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर सके, तो पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो बॉट आया कहाँ से और किसके अंडर काम कर रहा है। इन सारी चीजों के अंदर सबीन बिल्कुल परफेक्ट थी और अशोका उसी बॉट का सर सबीन के पास ले आई थी। अब सबीन उस बॉट के सर के अंदर पावर सर्कुलेट करना शुरू करती है। उसे पता था कि अगर उसने बीच के अंदर पासवर्ड क्रैक कर लिया तो आराम से इसकी मैन्युफैक्चरिंग पता चल जाएगी। लेकिन वहाँ पे खड़ा हुआ हुयान इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन अशोका और हेरा को ये बात पे बिलीव था कि सबीन ऐसा कर पाएगी। काफी ज्यादा पावर जनरेट हो जाती है और अगर गलती से ज्यादा पावर मिल जाती है बॉट के सर के अंदर तो वो बॉट बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट भी कर सकता है, यानी कि ये पूरी जगह धमाके के अंदर उड़ जाएगी। हुयांग बुरी तरीके से डर जाता है और आखिरी मोमेंट जब सबीन उस कोड को क्रैक करने ही वाली थी कि तभी हुयांग पावर को ऑफ कर देता है। लेकिन उससे पहले ही सबीन ने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया था कि आखिर ये बॉट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया है। इस बॉट का भी मैन्युफैक्चरिंग मॉर्गन की पुरानी फैक्ट्रियों से ही दिखा रहा था, यानी कि ये बॉट भी मॉर्गन की पुरानी फैक्ट्रियों से आया था, जैसा कि पहले हमने एक गैजेट के बारे में भी देखा था। अशोका ये बात सुनते ही वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे मॉर्गन के ऊपर पहले ही शक हो रहा था और अब तो फैक्ट्रीज के बारे में भी पता चल गया था। जैसे अशोका यहाँ से जाती है तो हेरा सबीन से बात करती है और उसे भी ये बात समझाने की कोशिश करती है कि कैसे उसे वापस से अशोका के साथ काम करना चाहिए, वापस से उसे उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन सबीन का कहना था कि अशोका
अशोका ने उसे छोड़ा था, बल्कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और अब शायद अशोका उसे वापस से अपनी टीम में लेना भी नहीं चाहेगी। जिसके बाद सीन यहाँ बेलन और शीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मॉर्गन उनसे मिलने के लिए आती है और अब जब उसे मैप मिल गया था तो वो अपनी दिव्य शक्ति से इस मैप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक लॉ जलती है और उसके बाद में हर जगह गैलेक्सी दिखना स्टार्ट हो जाती है। गैलेक्सी के बाद में वहाँ पे एक रास्ता दिखना भी शुरू हो जाता है जो कि सीधा थ्रोन की गैलेक्सी के अंदर दिखाई देता है। वो गैलेक्सी जो कि इन सारी गैलेक्सियों से काफी दूर थी। ये एक ऐसी जगह थी जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ कहानियों के अंदर ही बताई गई थी। जेडाई के बच्चों को ऐसी कहानियां पढ़ाई गई थी, लेकिन किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं था कि आखिर ऐसी गैलेक्सी एग्जिस्ट भी करती है। बेलन का कहना मॉर्गन से था कि ये सारी चीजें सच नहीं है, ये जरूर एक छलावा हो सकता है, लेकिन मॉर्गन को इन सारी बातों पे विश्वास था और वो चाहती थी कि वो थ्रोन को जरूर ढूंढ निकाले। इसी के कारण वो एक नया गैजेट बनाने वाली थी जिसका नाम था सियोन की आंख। उस गैजेट को मॉर्गन की फैक्ट्री में बनाया जा रहा था जहाँ पे बोट्स भी काम कर रहे थे। इसी के साथ में वो गैजेट जो कि बोट्स के पास में थे वो भी बनाए जा रहे थे। सायोन की आंख एक ऐसा गैजेट था जो कि गैलेक्सी के अंदर पर्टिकुलर किसी प्लेनेट को ढूंढ सकता था। इसी काम के लिए वो शिन को भेज देती है। मॉर्गन के जाने के बाद में शिन यहाँ पे बेलन से पूछती है कि अगर थ्रोन वापस लौट आया तो फिर क्या होगा। बेलन बताता है कि कुछ लोगों के लिए वॉर आएगी, कुछ लोगों का नया जन्म होगा। तब शिन पूछती है कि हमारा क्या होगा। तब बेलन बताता है कि अगर थ्रोन वापस आता है तो हमें शक्तियाँ मिलेगी, इतना ज्यादा पावर जिससे कि हम कोई भी चीज जीत सकते हैं। यानी कि अगर थ्रोन लौटता है तो वॉर तो होके ही रहेगी। इसी के साथ हम अशोका को देखते हैं जो कि हेरा के साथ में सीधा मॉर्गन की फैक्ट्रीज की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि कोरेलिया के अंदर थी। कोरेलिया में जाते ही वहाँ के ऑफिसर से पूछताछ करी जाती है कि आपकी फैक्ट्री का हमें मुआयना करना है, अंदर जाके देखना है कि फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है। तब यहाँ का ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं लेके जा सकता। तब हेरा कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट भी ला सकती हूँ और उसके बाद आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तभी ऑफिसर बताता है कि उसकी जरूरत नहीं है, आप अंदर आ सकती है। अंदर आने के बाद में ये ऑफिसर बताना शुरू करता है कि मॉर्गन को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके सारी मशीन्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद में स्टारशिप्स को बनाने के लिए उसके पुराने पुर्जों को नए स्टारशिप्स में जोड़ा जाता है। फिर बात आती है कि यहाँ की लेबर क्या कर रही है। तभी ऑफिसर बताता है कि ये लेबर सिर्फ और सिर्फ पैसों की मोहताज है। पहले इन्हें मॉर्गन पैसा दिया करती थी, इसी के कारण ये उनके गुलाम थे। अब इन्हें हम पैसा देते हैं तो ये हमारे गुलाम है। हेरा और अशोका दोनों का ही कहना था कि क्या इनमें से कोई गद्दार नहीं हो सकता। तो ऑफिसर कहते हैं कि ये सारी राजनीति आप लोगों में चलती है, इन लेबर लोगों को बस पैसों से मतलब है। इसी समय पे हेरा वापस से अशोका से बात करने की कोशिश करती है कि उसे शायद सबीन को एक मौका और देना चाहिए था, और जबकि ये बात भी अशोका को पता थी कि उसी ने ही सबीन को छोड़ा था, तो आखिर वो किस मुंह से सबीन को कहेगी उसकी टीम वापस ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जिसका घाव धीरे धीरे करके भर रहा था। उसी के पास में हुयान भी था जो कि सबीन को मिशन पे जाने से पहले मना करता है कि तुम्हें शायद अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ में ये दोनों ही मिलकर अशोका के बारे में बात करते हैं कि आखिर अशोका ने ऐसा किया ही क्यों। यानी अशोका की एक पास्ट हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे हर एक मास्टर का एक शागिर्द हुआ करता था। सबीन अशोका की शागिर्द थी, यानी कि सबीन अशोका के साथ में ट्रेनिंग लिया करती थी, लेकिन एक वॉर के बाद में कई सारी चीजें बदल गई। अशोका ने सबीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और सबीन भी एक तरीके से बागी बन गई। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर थ्रोन लौट गया तो शायद सबीन को अशोका के पास में जाना पड़ेगा, और अब सबीन भी ये बात समझ चुकी थी। हुयान ने ये सारी बातें सबीन को बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी और आखिर सबीन मान जाती है वापस से फाइट में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ हम अशोका और हेरा को देखते हैं जो कि हेड ऑफिस के अंदर पहुंच चुके थे और यहाँ पे ऑफिसर से काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई बॉट्स काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पुराने रिसाइकिल बॉट्स जिन्हें की वापस से बनाया गया है और उनके बीच में कुछ हलचल हुई है, लेकिन ये ऑफिसर कुछ भी नहीं बोलता। तभी यहाँ पे एक मेन बॉट जिसने की हलचल देखी थी वो सब कुछ बता देती है कि कई सारे पुरानी बॉट्स वापस से रिसाइकिल होके उन्हें स्टैंड किया गया है और उसके बाद में वो सारे बॉट्स किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। तब अशोका ऑफिसर से पूछती है इस बारे में आपको क्यों नहीं पता, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी आदमी बैठे थे वो सारे के सारे मॉर्गन के थे और अशोका के और हेरा के आते उनके ऊपर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अशोका और हेरा दोनों ही वहाँ पे फाइट करके सारे लोगों को मार डालते हैं और आखिर के अंदर इस ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उससे पहले ही एक शिप जिसके अंदर शिन बैठी थी उस शिप को रोकना था क्योंकि उसके अंदर सायोन की आंख का एक हिस्सा था। अशोका उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन तब तक वो बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि नीचे दो बॉट्स खड़े थे उसे फाइट करने के लिए। इसी समय पे हेरा अपना स्टारशिप लेके उड़ती है और शिन के शिप के बिल्कुल पीछे थी। यहाँ एक तरफ नीचे अशोका उन बॉट से कंटिन्यूअसली फाइट करती ही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ हेरा फुल स्पीड से निकलती है। हेरा का भी एक रोबोट था जो कि उसके स्टारशिप के बिल्कुल बाहर था और बुरी तरीके से डर रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब अशोका उन बॉट्स को मार चुकी थी और सेम टाइम पे हेरा ने भी सोच लिया था कि आखिर उसे क्या करना है। उसे पता चल गया था कि अगर ये स्पेसशिप फुल स्पीड से इस ऑरा से बाहर निकल रही है इसका मतलब है कि वो स्पेस में जाके स्पेस जंप लगाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इससे पहले कि उन्हें इसकी लोकेशन ट्रेस करनी थी। इसी के कारण वो अपने रोबोट को कहती है कि इसमें से ट्रैकिंग डिवाइस निकालो। हेरा फुल स्पीड से अपने स्टारशिप को आगे निकालती है और उस दूसरे स्टारशिप के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है ताकि वो स्टारशिप कहीं पे भी जाए तो उनकी लोकेशंस के बारे में पता चल जाए। इधर दूसरी तरफ सबीन अपने घर पे लौटती है जहाँ पे वो सबसे पहले अपने सूट को बाहर निकालती है, उसे अच्छी तरीके से देखती है। इसी के साथ में अपने मास्क को बाहर निकालती है और ये सोच लेती है कि आखिर अब उसे वॉर के अंदर हिस्सा लेना ही है और सबकी जान बचानी है। वो अपने
हेयर्स को लेती है और पूरा का पूरा काट देती है। यहाँ अशोका और हेरा खड़े थे जहाँ उनके सामने उसी ऑफिसर को अरेस्ट करके भेजा जा रहा था और अब यहाँ पे हेरा की पूरी टीम ने काम संभाल लिया था क्योंकि हर जगह मॉर्गन के कोई न कोई लोग छुपे हुए बैठे थे। अशोका वापस से अपनी शिप के अंदर आती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि सबीन उसे बात करने के लिए आई है। जिसके बाद हम सबीन को देखते हैं जो कि लोथाल प्लेनेट के उस जगह पे थी जहाँ पे सारे वॉरियर्स की पिक्चर्स बनी हुई थी। ये स्टार वॉर्स के वो वॉरियर्स थे या फिर हम कह सकते हैं वो जेडाई थे जिन्होंने सबकी जान बचाई थी। इसके अंदर खुद सबीन भी थी और आखिर के अंदर वो अशोका के पास में पहुंच जाती है। हुयांग तो इस चीज को लेके बड़ा खुश था और अब तो अशोका को भी लगता है कि शायद इनकी टीम वापस आ चुकी है। ये दोनों अपने अपने स्टारशिप के अंदर बैठते हैं और उसके बाद में थ्रोन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबीन ने उस मैप को देख लिया था और उसे भी गैलेक्सी के बारे में पता था कि आखिर थ्रोन कौन सी गैलेक्सी में हो सकता है। जिसके बाद सीन यहाँ मॉर्गन के ऊपर शिफ्ट होता है। होलोग्राम के थ्रू उसके सामने बेलन, शिप और उसका बॉट आता है। मॉर्गन को बताया जाता है कि कैसे सायोन की आंख का आखिरी गैजेट भी निकाल दिया गया है। मॉर्गन को ये बात पता थी कि कुछ ही देर के अंदर वो पूरा का पूरा गैजेट बना लिया जाएगा जिससे कि गैलेक्सी के अंदर उस जगह को ढूंढ लिया जाएगा जिससे कि ये लोग थ्रोन को गैलेक्सी से बाहर निकाल सके। कहीं ना कहीं बेलन काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। मॉर्गन को अच्छी तरीके से पता था कि ये सब कुछ अशोका के कारण हुआ है क्योंकि अशोका ने कोरेलिया पे अटैक कर दिया था और काफी सारी मुश्किलें भी पैदा करी थी। मॉर्गन का कहना था बेलन से कि जाके अशोका को मार दो, लेकिन बेलन ऐसा नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि अशोका एक जेडाई है और आखिर जेडाई बचे ही कितने हैं, अगर वो उसे मार देगा तो उसे बहुत दुख होगा। तब मॉर्गन बेलन से कहती है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन अब बेलन का आखिर काम था ही अशोका को मारने का तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। और इसी के साथ गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस थर्ड एपिसोड अब नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके थर्ड एपिसोड यानी कि वेडनेसडे को। तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सबीन अशोका के पास में वापस आ चुकी है और अशोका ने सबीन को वापस ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दिया था। इसी के साथ में मॉर्गन ने बेलन और शिन दोनों को ही अशोका को मारने के ऑर्डर्स दिए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में आज बुधवार के दिन इस अशोका सीरीज का थर्ड एपिसोड रिलीज हुआ है जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में सीधा अशोका की स्टारशिप दिखाई जाती है जहाँ पे अभी सबीन की ट्रेनिंग चल रही थी जो कि हुयांग ले रहा था। सबीन काफी अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन हुयांग के अकॉर्डिंग ये इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। जहाँ पे सबीन कहती है कि मेरी ट्रेनिंग अब पहले की जैसी नहीं रही, मुझे प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है और हुयांग उसके मुंह पे ही कह देता है कि तुम एक अच्छी जेडाई नहीं हो, कि तुम्हें शायद सबीन को कुछ नई टेक्निक सिखानी चाहिए। जिसपे हुयांग कहता है कि अभी सबीन उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो अभी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है, इतने एडवांस लेवल की ट्रेनिंग तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इस बात से सबीन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसी के बाद में अशोका खुद अब सबीन की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है। वो सबीन को एक मास्क देती है जो कि बिल्कुल ब्लैक ब्लाइंड था जिसे सबीन को कुछ नहीं दिखेगा। अशोका उसे समझाने की कोशिश करती है कि आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करो, आवाजों को सुनने की कोशिश करो, बाय चांस कभी तुम्हारे पास आंखें नहीं रही तब तुम क्या करोगी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम देख ही नहीं सकती। सबीन को लगता है कि शायद ये ट्रेनिंग क्या जरूरी है, अगर ये ट्रेनिंग ना भी हो तो भी चल सकता है। लेकिन अशोका उसे वही ट्रेनिंग देना शुरू करती है। सबीन उसके अंदर चीजें समझना शुरू करती है और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन वो अशोका से लड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। जिसपे अशोका उसे समझाती है कि जोश में रहना अच्छी बात है लेकिन उससे तुम अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़ रही हो, थोड़ा इस पे फोकस करो और जल्द से जल्द इसे सीख जाओ। जिसके बाद सीन यहाँ के सैनिस्टर्स के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे चांसलर की एक मीटिंग होने वाली थी जहाँ पे हेरा को बुलाया गया था क्योंकि हेरा ने ही कोरेलिया की फैक्ट्री को जाके पकड़ा था जहाँ पे लोग आज भी मॉर्गन के ही गुलाम है। ये सारी बातें यहाँ के चांसलर और इसी के साथ में सैनिस्टर पूछने के लिए आए थे जहाँ पे हेरा पूरी की पूरी रिपोर्ट देती है और साथ ही में ये भी बताती है कि एक नई जंग छिड़ने वाली है, थ्रोन वापस आ गया है। जिसके ऊपर सैनिस्टर्स का कहना था कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज से इतने सालों पहले थ्रोन एक बहुत बड़ी वॉर के अंदर मारा गया था और उसके वापस होने का कोई नामो निशान नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि थ्रोन वापस है इसका मतलब है कि तुम एजरा को ढूंढ रही हो और यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मटेरियल है या फिर काम करने वाली चीजें हैं तुम उसका इस्तेमाल करना चाहती हो एजरा को ढूंढने के लिए। एजरा असल के अंदर हेरा का दोस्त हुआ करता था जो कि थ्रोन के साथ में वॉर के अंदर गायब हो गया था। लेकिन हेरा इस चीज को लेके कहती कि क्या आप लोगों ने कभी वॉर के अंदर हिस्सा लिया है, आप लोग बस बैठे थे और इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आने का, क्या आप लोगों को पता भी है कि उस समय हुआ क्या था। तो वहाँ के सैनिस्टर्स कहते हैं कि यहाँ का एक नया गणतंत्र बना है और वहाँ की रक्षा करना अब हमारे हाथों में है। पहले ही सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं और अब हम नया रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुमने जो भी वॉर के अंदर किया है वो काबिले तारीफ है लेकिन अब हमें आगे की चीजें सोचनी पड़ेगी। रही बात थ्रोन की तो वो यहाँ से गायब हो चुका है। हेरा कहती है कि आप बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं वहाँ पे टीम भेज के सब कुछ पता लगा लूंगी। जिसके ऊपर यहाँ के चांसलर और सैनिस्टर यही जवाब देते हैं कि उन्हें आपस में बात करनी होगी तब जाके वो हेरा को बता पाएंगे कि आखिर इन्हें करना क्या है। इसी के साथ हमें हेरा का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन था। वो हेरा के रोबोट के साथ में खेल रहा था और साथ ही में ये भी कहता है कि उसे एक जेडाई बनना है, वो भी सब लोगों का सोल्जर बनना चाहता है और सारे के सारे सैनिस्टर्स की जान बचाना चाहता है। हेरा कहती है कि हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी एक जेडाई बन जाओगे। जिसके बाद सीन वापस से अशोका और सबीन के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे अशोका सबीन को समझाने की कोशिश करती है कि हर एक इंसान के अंदर दिव्य शक्ति होती है। सबीन का कहना था कि लेकिन मैं उनमें से सबसे लीस्ट हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अशोका समझाती है कि हर एक इंसान के पास दिव्य
शक्ति होती है और खासकर जेडाई के पास में तो बहुत ज्यादा, बस उसे समझने की देर है। तुम धीरे धीरे खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करो और एक न एक दिन तुम्हारे पास में भी दिव्य शक्ति आ ही जाएगी। अशोका जिस जगह पे बैठी थी वहीं उसके पास में कप रखा था और वो दिव्य शक्ति से उस कप को अपनी तरफ बुला लेती है, यानी कि उसके पास में इस तरीके की पावर जनरेट थी जिससे कि वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकती थी, अपनी तरफ बुला सकती थी और भी कई सारी पावर्स थी। सबीन को ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो भी सोचती है कि उसकी दिव्य शक्ति कब जागेगी। अशोका उसे ये भी बता के गई थी कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर रही है और इवन वो अच्छा भी कर रही है। जिसके बाद हुयांग अशोका को अपने पास बुलाता है। यहाँ पे अशोका का स्टारशिप असल के अंदर एक हाइपर जंप कर रहा था जो कि मॉर्गन के शिप के पीछे लगा हुआ था, जहाँ पे अशोका हुयांग को भी कहती है कि तुम्हें सबीन के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर रही है या फिर ये सब चीजें उसकी बस की नहीं है। तो हुयांग कहता है कि मैंने सही तो बोला था कि आखिर वो काफी बुरी जेडाई है, तक के सबसे बेकार ट्रेनर्स में से वो एक है जिसे कुछ भी नहीं आता। तब अशोका का कहना था कि वो धीरे धीरे चीजों को सीख जाएगी, उसे बस हर चीज जल्दबाजी के अंदर करनी है ताकि वो हर चीज जल्दी सीख जाए। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं और वो भी वैसा ही करना चाहती थी जैसे जस्ट अभी अभी अशोका ने किया था। वो अपने हाथ की पावर्स का इस्तेमाल करती है ताकि वो कप को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता और तभी उसे अशोका बुला लेती है कि जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में आओ। अंदर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बात करने के लिए हेरा आई है। सबीन हेरा से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारी टीम कितनी देर में आ रही है, हम लोग बस तुम्हारे आगे ही हैं। तो हेरा यहाँ पे बताती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सैनिस्टर्स और चांसलर सब लोग मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद में सैनिस्टर्स ने मना कर दिया कि वो उस मिशन के लिए तैयार नहीं है और अपनी फोर्स नहीं भेजने वाले। मुझे माफ कर दो इस बार के लिए और वहाँ पे अकेले ही जाना पड़ेगा, न मैं आ सकती हूँ न ही मेरी टीम आ सकती है। सबीन कुछ आगे पूछ पाती हेरा से कि आखिर ये सब क्या हुआ है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उससे पहले ही कनेक्शन चला जाता है। इस हाइपर जंप के अंदर कोई ना कोई तो गड़बड़ आ रही थी, इसी के कारण ये लोग जंप को रोक देते हैं और सीधा गैलेक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं। सबीन कहती है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तब हुयांग बताता है कि ये जेडाई के रूल्स में लिखा है कि अगर कहीं पे भी रिस्क फील होता है तो आप हाइपर जंप नहीं लगा सकते हो, आपको हैंड टू हैंड गैलेक्सी के अंदर आना ही पड़ेगा। और गैलेक्सी में आते इन लोगों को पता चलता है कि इनके आसपास कई सारे शिप्स हैं जो कि इनका कंटिन्यूअसली पीछा कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि उस शिप के अंदर और कोई नहीं बल्कि शीन बैठी थी जो कि अपने कई सारे ड्रॉइड्स लेके यहाँ पे पहुंची थी और कंटिन्यूअसली अशोका के स्टारशिप के ऊपर अटैक करती ही जा रही थी। अब यहाँ पे अशोका को भी अपना स्टारशिप बचाना था। सबीन को पीछे बिठा दिया जाता है जहाँ पे टेल गन लोड हो रखी थी। इसी के साथ में जैसे शिन के सारे ड्रॉइड्स अटैक करते हैं वैसे ही पीछे से सबीन भी बैठ के टेल लाइन के अंदर से कंटिन्यूअसली फायर करती ही जा रही थी। यहाँ पे एक बहुत ही गजब का फाइट सीक्वेंस होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब इनके सामने हाइपर स्पेस रिंग थी लेकिन ये उसके अंदर तक नहीं जा पाते। जैसे अशोका का स्टारशिप हाइपर स्पेस रिंग के पास आता है तो ये बात मॉर्गन को पता चल जाती है और वो शीन के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने बहुत ही बेकार काम किया है, आखिर तुमने ऐसा होने भी कैसे दिया, वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए, अब आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगी। जिसके बाद मॉर्गन अब अपने हाइपर स्पेस रिंग के अंदर लगे हुए शूटर्स को स्टार्ट करवा देती है और अब ये सारे के सारे शूटर्स कंटिन्यूअसली अशोका के स्टारशिप पे फायर करना शुरू करते हैं। हुयांग का काम यहाँ पे ये था कि ये जो हाइपर स्पेस रिंग थी उसे स्कैन करने का कि आखिर ये क्या चीज है और ये बनने क्या वाली है और इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। हुयांग को अगर ये सारी चीजें स्कैन करनी थी तो इन लोगों को हाइपर स्पेस रिंग के पास जाना पड़ेगा। अशोका इसके लिए जैसे ही पास में जाती है तभी मॉर्गन का एक शूट सीधा अशोका के स्टारशिप पे लगता है और अशोका का पूरा स्टारशिप बंद पड़ जाता है और इसी के साथ में हुयांग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पे बंद हो जाता है। मॉर्गन को लगता है कि शायद उसने अशोका के स्टारशिप को उड़ा दिया है, लेकिन तभी पीछे से शीन बात करती है और बताती है कि आपका निशाना अच्छा था लेकिन वो अभी तक मरे नहीं है, आगे का काम अब मैं संभाल लूंगी। अशोका को अच्छी तरीके से पता था कि इनका स्टारशिप बंद है और आसपास में कई सारे शिप्स है जो कि उनके ऊपर हैंड टू हैंड अटैक करने वाली है। इसी के कारण अशोका सबीन को कहती है कि तुम स्टारशिप को स्टार्ट करो, सारे के सारे इमरजेंसी लिंक स्टार्ट करो, मैं बाहर जाके देखती हूँ। सबीन मना करती है लेकिन फिर भी अशोका बाहर चली जाती है। यहाँ से जितने भी स्टारशिप्स निकल रहे थे यानी कि शीन के ड्रॉइड्स, अशोका बाहर से उनके ऊपर अटैक करती है और उसमें से ऑलमोस्ट 2 स्टारशिप को वो ब्लास्ट भी कर चुकी थी। इतनी ही देर के अंदर सबीन अपने स्टारशिप को स्टार्ट कर चुकी थी और इसी के साथ में वो अशोका को इन्फॉर्म करती है। अशोका कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अंदर ले लो। स्टारशिप ओपन होती है, अशोका अंदर जाती है और सबीन फुल स्पीड के साथ में अपने स्टारशिप के अंदर स्पीड भर के वहाँ से निकल जाती है। देखते ही देखते ये लोग किसी ऐसे गैलेक्सी के रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारा फॉग था। आगे जाने के बाद इन्हें बहुत अलग अलग तरीके के क्रीचर्स दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी वेल फिश जो कि हवा में उड़ रही थी। अब जैसे कि ये सारा के सारे प्लैनेट सैनिस्टर से बने हुए हैं जहाँ पे सारे सैनिस्टर्स रहा करते हैं यानी कि अलग तरीके के क्रीचर्स, तो उड़ने वाली वेल भी दिखना बहुत आम बात थी। सबीन और अशोका ये चीज देख के काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इन्होंने काफी सालों बाद उस क्रीचर को देखा था। शीन और उसके ड्रॉइड्स कंटिन्यूअसली अशोका के स्टारशिप का पीछा कर रहे थे लेकिन इतना फॉग होने के कारण वो उनका पीछा नहीं कर पाए और इसी टाइम पे सबीना ने चकमा देने के लिए डायरेक्ट यहाँ से नीचे जंप लगाई यानी कि वहाँ के जंगलों में, और इसी कारण शीन का सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाया। देखते ही देखते सबीना और अशोका अपने स्टारशिप को जंगलों के अंदर लैंड करवा देते हैं और सारी पावर को ऑफ कर देते हैं ताकि पीछे से जितने भी ड्रॉइड्स आ रहे हैं वो उन लोगों की फ्रीक्वेंसी पकड़ के इन्हें ढूंढ न ले। यहाँ शीन और उसके ड्रॉइड्स को जब अशोका का स्टारशिप नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद में अब हुयांग को स्टार्ट किया जाता है क्योंकि उससे लाइट फ्रीक्वेंसी निकलती थी और हुयांग से पूछा जाता है कि आप बताओ आखिर तुमने स्कैन क्या किया है। जिसके बाद में हुयांग बताना शुरू करता है कि ये एक हाइपर स्पेस रिंग है जिसके अंदर हाइपर ड्राइव इंजन लगने वाले थे।
टोटल 6 इंजन थे। अब तक 5 लग चुके हैं और एक अभी भी बाकी है। अशोका पूछती है कि इस हाइपर स्पेस रिंग का काम क्या होने वाला है, जिसके बाद में हुयांग बताता है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इतने बड़े हाइपर स्पेस रिंग को बनते हुए कभी नहीं देखा है। ये एक इतने बड़े जंप को लगा सकती है जो कि आज से पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं करी होगी। अशोका कहती है कि क्या इसे नजदीकी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के अंदर जंप लगाया जा सकता है, तो हुयांग कहता है कि हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए जहाँ पे सबको रास्ते पता हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आसपास के छोटे शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, ऐसे रास्ते जो कि गैलेक्सी के अंदर से होते हुए जाते हैं। ये बात अशोका और सबीन को समझ में आ गई थी, क्योंकि ये लोग भी जस्ट अभी अभी एक ऐसी जगह से गुजरे थे जो कि आकाशगंगा के बिल्कुल अंदर से होता हुआ जाता था, जहाँ पे इन्हें अलग अलग से क्रीचर भी दिखाई दिए थे। इसका मतलब था कि मॉर्गन जिस हाइपर रिंग को बना रही है वो इसी रास्तों से होते हुए जाएगी और वहाँ से थ्रोन को ढूंढ लेगी। जिसके बाद सीन बेलन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपने सारे के सारे ड्रॉइड्स को इन्फॉर्म करता है कि जंगलों के अंदर कहीं न कहीं अशोका का स्टारशिप छुपा हुआ है, उन्हें ढूंढो और यहीं पे उन्हें मार डालो। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या बेलन सच के अंदर अशोका को मारना चाहता है, या फिर कहीं न कहीं आगे जाने के बाद वो अपना मन बदल खुद एक सच्चा जेडाई बन के मॉर्गन के खिलाफ ही लड़ेगा? ये सारी चीजें तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशोका, सबीन और हुयांग एक फॉरेस्ट के अंदर आके गिर गए थे, जहाँ पे उनका स्टारशिप पूरी तरीके से बंद हो गया था। स्टारशिप को ठीक करने के बाद में भी ये इस स्टारशिप को बंद ही रखते हैं ताकि बेलन के लोग आके इन्हें ढूंढ न ले। इसी के साथ में हुयांग ने जितनी भी चीजें स्कैन करी थी वो बता देता है कि कैसे मॉर्गन ने एक हाइपर ड्राइव इंजन तैयार किया है, जिसकी मदद से वो स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्ट में अभी भी ये अपने स्टारशिप को ठीक ही कर रहे थे, क्योंकि बीच के अंदर एक बार इनका स्टारशिप पूरी तरीके से बंद हो गया था। सभी ने स्टारशिप के अंदर बैठ के हेरा से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांसमीटर के बर्बाद होने के कारण वो हेरा से भी बात नहीं कर पाती। इसी के साथ में अशोका यहाँ पे बाहर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। सबीन तभी बाहर आती और अशोका से पूछती कि आखिर बात क्या हुई है। तो अशोका बताती है कि देखो, एक सच है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि इस जंग के अंदर हम कभी भी एजरा को ना ढूंढ पाए। सबीन के लिए इस मैप और थ्रोन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एजरा था, लेकिन अशोका का कहना था कि आगे आने वाली फाइट के अंदर जरूर कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है कि तुम या मैं मर सकते हैं, और उस समय हमें उस मैप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आगे अगर थ्रोन जिंदा हुआ तो वो इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर वापस से वॉर छेड़ देगा। अगर एजरा यहाँ पे होता तो वो भी यही चाहता कि वो चाहे ना मिले लेकिन थ्रोन वापस लौट के ना आए। लेकिन सबीन को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लोग आराम से मैप को ढूंढ लेंगे और उसके बाद में अकेले ही एजरा को ढूंढने के लिए चले जाएंगे। लेकिन अशोका को अच्छे से रियलिटी पता थी कि गड़बड़ जरूर कुछ न कुछ होने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ मॉर्गन से बेलन बात कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही में ड्रॉइड्स आके इन्फॉर्म करते हैं इन लोगों को कि इन्हें स्टारशिप मिल गया है, यानी कि अशोका का स्टारशिप, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे था। बेलन यहाँ पे ड्रॉइड्स को भेजता है कि जाके उन्हें मार दो, लेकिन मॉर्गन को पता था कि इन ड्रॉइड्स को अशोका आराम से मार सकती है। इसी के कारण बेलन अब शिन को भेजता है कि जाके तुम मारो उसे, और इसी के साथ में मॉर्गन को भी कहता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें इस जगह से जल्द निकल जाना चाहिए। सबीन यहाँ पे गन्स को रेडी कर रही थी तो उसे एक छोटी सी बुलेट नहीं मिलती है। तभी अशोका आके उसे वो बुलेट देती है और उसके बाद में उसे बात भी करती है कि मुझे पता है कि एजरा तुम्हारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस वक्त तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ का मिशन कितना ज्यादा जरूरी है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पता चलता है कि नीचे हुयांग जो कि स्टारशिप को ठीक कर रहा था, तभी यहाँ पे बेलन के काफी सारे ड्रॉइड्स आ जाते हैं, कंटिन्यूअसली हुयांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हुयांग यहाँ पे स्मार्टनेस दिखा के पूरे स्टारशिप की लाइट्स को बंद कर देता है ताकि अंदर से वो हेल्प बुला सके। ये बात अशोका और सबीन को भी पता चल जाती है कि नीचे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, और नीचे आते ही इनके सामने ड्रॉइड्स खड़े थे, जिसके बाद यहाँ पे फाइट होना कंटिन्यूअसली शुरू हो जाती है। अशोका को लगता है कि अब यहाँ पे ज्यादा देर हमें नहीं रुकना चाहिए, बल्कि यहाँ से उनका बेस बहुत ज्यादा पास में है, तो हमें यहाँ से पैदल ही जाना चाहिए। इसी के कारण अशोका हुयांग को इस स्टारशिप को ठीक करने के लिए कहती है और उसके बाद में सबीन को यहाँ से अपने साथ लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे हेरा को देखते हैं, जिसे पता था कि अशोका और सबीन काफी बड़ी मुसीबत के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि मॉर्गन के सामने वो बस अकेले लड़ने के लिए गए हैं। इसी के कारण वो बिना किसी की मदद के अकेले ही अपनी टीम लेके निकल जाती है और आगे आने वाली मीटिंग के लिए एक बहाना बना के चली जाती है कि बोल देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। वो खुद की पूरी टीम को इकट्ठा करके अपने साथ ही लेकर आई थी और सारे के सारे मेंबर्स हेरा को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव थे कि आज कुछ भी हो जाए वो मॉर्गन की शिप को रोक के ही रहेंगे। जिसके बाद मॉर्गन यहाँ पे मैप को स्टार्ट करती है और उसके बाद में कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करती है। लेकिन बेलन को कहीं ना कहीं डाउट था कि ये कैलकुलेशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर गलती से भी एक भी कैलकुलेशन मिस हुई तो इनका हाइपर जंप इतना ज्यादा गलत होगा कि स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए भटक जाएंगे और वापस से कभी लौट के भी नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि ये एक तरीके का जादू टोना हो, क्योंकि मॉर्गन एक विचेस की फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन मॉर्गन को अपनी कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा भरोसा था और वो कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा रख सकते हो, बस कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहना है और इसका ध्यान रखना है जब तक कैलकुलेशन पूरी नहीं हो जाती। यहाँ अशोका और सबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तभी इनके सामने शिन और उसका ड्रॉइड पहुंच जाता है। अशोका यहाँ पे ड्रॉइड से फाइट करती है और सबीन यहाँ पे शिन से फाइट करती है। अशोका कुछ ही देर के अंदर उस ड्रॉइड को आधे आधे टुकड़े के अंदर तोड़ देती है और सबीन अब अकेली ही शिन से फाइट कर रही थी। अशोका को भागना था ताकि वो जल्द से जल्द मैप को ले सके, इसी के कारण वो यहाँ पे सबीन को छोड़ के निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मॉर्गन
का कैलकुलेशन पूरा हो जाता है और वो कहती है कि मैं जाने की तैयारी करती हूँ, मैं तुम्हें लोगों को लेने के लिए भेज दूंगी और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ मॉर्गन के जाने के बाद में अशोका उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे मैप की कैलकुलेशन चल रही थी। अब तक वो बेलन के सामने पहुंच चुकी थी और उससे बातचीत करने लगती है। बेलन कहीं न कहीं अशोका का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके पुराने मास्टर से रिलेटेड बात करके। अशोका के पुराने मास्टर का नाम एनिकन था, इसी के कारण वो कहता है कि क्या तुमने एनिकन को छोड़ दिया था। तब अशोका कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या। तब बेलन कहता है कि उन्हें अच्छी तरीके से सब लोग जानते थे। अशोका इस बात को खत्म करती है और थ्रोन के बारे में कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम कितनी बड़ी वॉर को जन्म देने वाले हो। तो बेलन कहता है कि मैं अकेले इस वॉर को जन्म नहीं देने वाला हूँ, बल्कि थ्रोन देने वाले हैं। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वापस से एक वॉर छेड़ेंगे, जिससे कि ये सारी चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अशोका कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के फ्यूचर के लिए इतनी सारी गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन बेलन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था कि थ्रोन आके क्या गड़बड़ करेगा, उसे तो खुद को पावर मिलने वाली थी। इसी के कारण वो एक जेडाई होते हुए भी अशोका से फाइट करना शुरू करता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार वाली फाइट होती है, जो कि अब तक की शायद सबसे शानदार फाइट थी। इनकी सीजीआई और इनके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। यहाँ एक तरफ मॉर्गन को पता चल गया था कि कैलकुलेशन के अंदर काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और अब तक अशोका भी यहाँ पे पहुंच चुकी होगी और बेलन से उसकी फाइट हो रही होगी, और अगर गलती से भी गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन रुक जाएगी। एक वक्त ऐसा आता है जब बेलन के साथ में फाइट करते करते वो सीधा उस मैप तक पहुंच जाती है और इसी के साथ में उस मैप को बंद कर देती है। वो उसे हाथ में उठा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ सबीन भी शिन के साथ में फाइट कर ही रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब सबीन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। अब सबीन जो कि एक जेडाई थी तो उसके अंदर पावर्स भी थी, इसी के कारण वो शिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन शिन कहती है कि तुम में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तुम बिल्कुल यूजलेस लड़की हो। लेकिन तभी सबीन के बॉडी सूट के अंदर पावर्स थी, इसी के कारण वो शिन को शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अशोका ने उस जैसे मैप को हटाया था तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन रुक जाती है, ऊपर से उसका हाथ भी जल जाता है और अब बस वो एक हाथ से फाइट करने लगती है। या मॉर्गन पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसका ड्रॉइड बताता है कि मैप जैसे अपनी जगह से हटा, इसी के कारण कैलकुलेशन रुक गई है। मैप जैसे ही वापस आएगा तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, इससे तुम तुम्हारा घाटा कर रही हो, इससे कोई भी चीज ठीक नहीं हो पाएगी और तुम अकेले मुझसे लड़ भी नहीं पाओगी। अशोका बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब बेलन अशोका को हरा देता है और सीधा इस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। अशोका ने उस समय सबीन को देख लिया था और वो आते ही सबीन को यही कह के गई थी कि कुछ भी करके इस मैप को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी के कारण सबीन ने उस मैप को उठा लिया था। अब अशोका तो नीचे गिर गई थी और अब बेलन यहाँ पे सबीन को कहता है कि लाओ ये मुझे दे दो, लेकिन सबीन उस गोले को यानी कि मैप को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। तब बेलन यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अशोका से बिल्कुल अलग हो, अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होता तो तुम कर देती, और अगर यहाँ पे अशोका होती तो वो पक्का इसे डिस्ट्रॉय कर देती, क्योंकि उसे एजरा से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं सबीन का एजरा से काफी ज्यादा कनेक्शन था, इसी के कारण वो सबीन को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। या फिर हम कह सकते हैं कि अशोका और सबीन के बीच में पहले से ही बात हो रखी थी कि इन दोनों में से किसी एक को तो एजरा को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। तब यहाँ पे बेलन सबीन को ऑफर देने लगता है कि देखो, हम लोग मिलकर इस एजरा को ढूंढ सकते हैं, अगर तुमने इस मैप को बर्बाद कर दिया तो हम किसी को भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसके चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए एजरा गायब हो जाएगा और तुम हमेशा पछताती रह जाओगी। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम्हें एजरा से भी मिलवाऊंगा। इन सारी बातों के अंदर सबीन आ जाती है और कहीं ना कहीं उस मैप को बिना डिस्ट्रॉय करे हुए ही बेलन को दे देती है। यानी कि बेलन के पास मैप वापस से आ चुका था और सबीन एक बंदी बन चुकी थी। यानी कि ये लोग मिलकर तो सबीन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। बेलन उस मैप को वापस से अपनी जगह के ऊपर लगाता है और एक बार फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शिन लौटती है तो उसे तो सबीन के ऊपर गुस्सा आ ही रहा था। इसी के कारण वो खुद की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और सबीन का सीधा गला पकड़ लेती है, उसे चोक करने लगती है। तो बेलन कहता है कि रुक जाओ, मैंने इसे अपनी जबान दी है कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, ये अब हमारी बंदी बन चुकी है। अब जब पूरी कैलकुलेशन आ चुकी थी तो ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से जाने वाले थे। मॉर्गन इन्हें अब अपने पास बुला चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ अशोका का स्टारशिप रेडी हो चुका था, इसी के कारण वो हेरा से भी कांटेक्ट करता है और इसी के साथ में सबीन और अशोका से भी कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे रिटर्न के अंदर कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं जो कि अभी अपने सारे के सारे मेंबर्स के साथ में एक बहुत बड़ी जंप लगाने वाली थी उसी जगह पे जहाँ पे इस समय अशोका का स्टारशिप था। अब जब बेलन का काम मैप से हो चुका था तो इसी के कारण वो मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि और कोई भी थ्रोन या फिर एजरा तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इन्हें तो स्पेस के अंदर जंप लगाने की लोकेशन मिल गई थी। इसी के साथ में हाइपर स्पेस रिंग रेडी हो चुकी थी और उसके अंदर आगे तक की लोकेशन भी डाल दी गई थी। हेरा के साथ में जितने भी ऑफिसर्स आए थे ये सारे के सारे लोग जंप लगा के दूसरी जगह पे पहुंच गए थे, यानी कि इनके बिल्कुल सामने हाइपर स्पेस रिंग थी जो कि आज से पहले इन लोगों ने भी नहीं देखी थी। अब बेलन अपने साथ में शिन को तो लाता और इसी के साथ में सबीन को भी लेकर आता है। मॉर्गन को समझ नहीं आता कि आखिर ये इस लड़की को क्यों लेकर आए हैं, और इन्हें ये भी पता था कि इनका रास्ता रोकने के लिए हेरा काउंसलिंग से काफी सारे ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन इतने बड़े हाइपर स्पेस रिंग के सामने ये छोटे छोटे से स्टारशिप कहाँ टिकने वाले थे। इसी के कारण मॉर्गन ऑर्डर देती है कि अपने रास्ते के अंदर जो भी आए उसे उड़ा दो, जिसके बाद में पावर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करी जाती है। हाइपर स्पेस रिंग जैसे स्टार्ट होता है तो उसके बीच के अंदर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी। ये बात हेरा को पता ही नहीं थी और हेरा के जितने भी स्टारशिप थे जैसे वो हाइपर स्पेस रिंग के पास में पहुंचते हैं तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होने के कारण ये सारे के सारे स्टारशिप अपने आप के अंदर बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। एक भी स्टारशिप नहीं बचता, मुश्किल से 1 या 2 लोग बचते हैं बस। हेरा को तो बिलीव ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था या फिर मॉर्गन का रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। इस चक्कर में उसने कई सारे ऑफिसर्स गवा दिए। हेरा के साथ में उसका बेटा भी बैठा था, यानी कि जेसन भी था, और आज कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। जेसन भी बुरी
तरीके से डरा हुआ था और इन्हें समझ में आ गया था कि अब बात और ज्यादा बिगड़ने वाली है। दूसरी तरफ हुयांग यहाँ पे अभी भी अशोका और सबीन को ढूंढ ही रहा था, जिसके बाद हम सीन देखते हैं कि जिस जगह पे अशोका गिरी थी वो वहाँ पे नहीं है, बल्कि जब अशोका की आंखें खुलती है तो वो बिल्कुल ही एक अलग जगह पे थी, या फिर हम कह सकते हैं कि अशोका इस समय मर गई है और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जहाँ पे उसे किसी की आवाज आने लगती है। वो आवाज अशोका को कहती है कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। अशोका को लगता है कि पता नहीं उसे कौन सी आवाज आ रही है, लेकिन जब वो आवाज वापस से रिपीट होती है तो वो मुड़ के देखती है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसके सामने एनिकन खड़ा है, यानी कि उसके मास्टर जो कि कई सालों पहले ही मर चुके हैं। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या अशोका अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल सकती है और क्या वो सबीन की मदद करने जा पाएगी हेरा के साथ में, या फिर वो सच के अंदर मर गई है और आगे की कहानी सबीन संभालेगी? ये सब तो चीजें गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही आने पे पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अशोका की फाइट बेलन से हुई थी और उसके बाद में उसने अशोका को खाई से नीचे गिरा दिया था और उसके बाद में अशोका ने अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर एनिकन से मुलाकात करी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। अब इस प्लेनेट पे हेरा पहुंच चुकी थी और इसी के साथ में हुयांग भी यहाँ पे आ गया था, लेकिन हेरा को लगता है कि शायद उसने आने में थोड़ी सी लेट कर दी है, क्योंकि ना तो यहाँ पे अशोका उसे दिखाई दे रही थी और ना ही यहाँ पे सबीन थी। इसी के साथ में मैप भी उन्हें टूटा हुआ दिखाई देता है। सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। हुयांग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके हाथ में सबीन का हेलमेट था और वो हेरा को बताता है कि मैंने उन्हें जाने से पहले ही कहा था कि दोनों को साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। जिसके बाद सीन अशोका के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये उसका कॉन्शियस माइंड था, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड था, दुनिया के बीच की दुनिया, जहाँ पे उसे मिलने के लिए एनिकन आया था। लेकिन यहाँ पे अशोका बताती है कि वो इस बार हार गई है। उसने बेलन से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन इस बार वो इस जंग को नहीं जीत पाई। लेकिन एनिकन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हारी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट होगी। अशोका को समझ नहीं आता कि आखिर एनिकन कहना क्या चाहता है और इस बीच के अंदर उसकी ट्रेनिंग वापस से कैसे स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अशोका को बिना समझाए ही यहाँ पे एनिकन उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हेरा यहाँ पे आसपास की चीजों के बारे में नॉलेज ले ही रही थी कि तभी यहाँ पे हुयांग अशोका और सबीन के बारे में कुछ बात करता है। इसी के साथ में बार बार में जेसन भी उसे बुला रहा था कि प्लीज मॉम आके यहाँ पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कुछ है। और इसी के साथ में कार्सन भी बताता है कि ये लोग ऑफिशियली न्यू रिपब्लिक से नहीं निकले थे, इसी के कारण वहाँ के लोग हेरा और उसकी पूरी टीम को ढूंढ रहे हैं। हेरा को भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि उसे वापस से जल्द लौटना ही होगा। जब जेसन बार बार में ज्यादा जिद करता है तो हेरा आके जेसन के पास बैठ जाती है। तब जेसन कहता है कि मॉम ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मुझे कुछ आवाज आ रही है, ऐसी आवाज जैसे कि यहाँ पे कोई फाइट कर रहा है। पहले तो हेरा को सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद में वो भी बहुत ध्यान लगा के इस आवाज को सुनती है और तब उसे समझ में आता है कि जेसन आखिर कहना क्या चाहता है। वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड या फिर दुनिया के बीच की दुनिया, यहाँ से फाइट की कंटिन्यूअसली आवाज आती ही जा रही थी। और अब इस चीज को ऑर्डर बना दिया जाता है कि सारे के सारे चॉपर मिलके एक साथ में इस पूरे के पूरे ओशन पे घूमते जाएंगे और उसके बाद में सर्च करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज है पानी के अंदर। जिस समय अशोका और एनिकन के बीच में फाइट हो रही थी तो एनिकन ने वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड पे बने हुए मेमोरी ब्रिज को तोड़ दिया और उसके बाद में उसे और पुरानी लेन पे भेज दिया। नीचे गिरने के बाद में अशोका अपनी बचपन के अंदर पहुंच गई, जिस वक्त के अंदर क्लोन वॉर चल रहा था। यह अशोका का पहला मिशन था और इसी के साथ में एनिकन भी उसी के साथ था। इस वॉर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और अशोका ऐसे नुकसान को कभी देखना नहीं चाहती थी। अशोका कहती है कि आज तो मैं ये फाइट कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके ये मेरा फ्यूचर कभी नहीं बनना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और अशोका आगे लड़ने के लिए मना भी कर देती है। तब एनिकन बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना ही होगा। अशोका पहले नहीं समझ पाती थी कि आखिर एनिकन ऐसी बात क्यों कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि एनिकन भी कहीं ना कहीं डार्क साइड रखता है। जिसके बाद सीन यहाँ इसी प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे पायलट कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर इन्हें ढूंढना क्या है। इन लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि अशोका काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और वो पानी के अंदर ही गिरी हुई होगी। तब यहाँ पे हेरा का कहना था कि अगर जेसन ने कुछ बताया है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ होगा, इसी के कारण आप ढूंढना रोकिए मत। हेरा यहाँ पे हुयांग से भी बात करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर जेसन को इसके नीचे क्या सुनाई दिया होगा, या फिर इस समय अशोका या सबीन कहाँ पे पहुँच गए होंगे, क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन हुयांग को भी नहीं पता था कि आखिर कुछ वक्त पहले क्या हुआ था। इसी के साथ में सीन यहाँ वापस से अशोका के अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये वो वक्त था जब उसकी मेमोरी उसे सेज ऑफ मैंडलोर के अंदर ले जाती है। उसने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली फाइट करी थी और इस फाइट को वो जीत भी गई थी। एनिकन के आने के बाद वो यही बताती है कि ये सारी बैटल उसने खुद ने अकेले ने जीती है। एनिकन ने इसमें अशोका की बिल्कुल मदद नहीं करी थी। वो प्राउड भी करता है और इसके साथ खुश भी होता है कि ये सब कुछ अशोका ने अकेले ही किया है। अशोका मन ही मन के अंदर तो परेशान थी, क्योंकि उसे ये झगड़ा कभी करना ही नहीं था। ये सारी चीजें अशोका की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि यही वो चीजें थी जो कि उसे याद दिलानी थी। जिसके बाद एनिकन पूरी तरीके से बदल गया था और डार्थ वेदर के अंदर चेंज हो गया था और अपनी रेड लाइट सेबर से अशोका के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता जाता है। और अब अशोका वापस से उसी ब्रिज के ऊपर पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत करी थी। अशोका और एनिकन के बीच में जो वॉर चल रहा था उसके अंदर अशोका इस बार भारी पड़ती है और वो एनिकन को हरा देती है। वो चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन फिर भी उसने एनिकन को नहीं मारा और फिर भी उसे जिंदा छोड़ दिया और साथ ही में उसकी रेड लाइट सेबर भी डीएक्टिवेट कर दी। एनिकन जाने से पहले अशोका को कुछ अच्छी बातें बता
बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है, बल्कि उसे अभी और ज्यादा जीना है। और एक बार फिर से अशोका अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकल चुकी थी और उसके बाद में रियल वर्ल्ड यानी कि पानी के अंदर आ गई थी। तभी पता चलता है कि ऊपर से हेरा की टीम ने उसे डिटेक्ट कर लिया था, क्योंकि चॉपर ने जेसन को बताया था कि पानी के एजेस पे चेक करो, वहाँ पे आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और वहीं से अशोका मिल जाती है। अशोका काफी टाइम तक बेहोश थी और उसके बाद जब वो होश के अंदर आती है तो उसे बताया जाता है कि उसकी जान आज सिर्फ और सिर्फ जेसन के कारण बची है, जिसे पता चल गया था कि तुम पानी के अंदर गिर गई थी। इसी के साथ में अशोका सीधा उसे मैप को देखती है जो ये पूरी तरीके से आधा आधा हो रखा था, यानी कि उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था और इसी के साथ में तोड़ दिया गया था। वो जेसन से मिलती है और उसके बाद में हेरा से भी बात करती है। हेरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। जहाँ तक अशोका को याद था कि उसकी फाइट बेलन से हो रही थी और उसी वक्त यहाँ पे सबीन भी पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद का अशोका को कुछ भी याद नहीं है। इसी के कारण अशोका अपने हाथ में वही मैप का आधा हिस्सा लेती है और उसके बाद में याद करने की कोशिश करती है कि आखिर इस जगह पे हुआ क्या क्या था। तब जाके अशोका को पुरानी मेमोरीज आने लगती है कि अशोका के पानी में गिरने के बाद में सबीन के हाथ में वही मैप था और बेलन ने उसे कहा था कि तुम हमारी मदद करो, इसके बदले तुम एज़रा तक पहुंच सकती हो। और सबीन उनकी बातों के अंदर आके बेलन का साथ दे चुकी थी और वहाँ से चली गई थी। हेरा इन बातों को समझ ही रही थी, तभी उसका कैप्टन आके बताता है कि न्यू रिपब्लिक की पूरी टीम यहाँ पे पहुँचने वाली है। और अब हेरा कहती है कि अब जब मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ तो इस चीज का मुझे फायदा उठाना चाहिए, मैं इन चीजों को देख लूंगी। और जबकि दूसरी तरफ अशोका सबीन को ढूंढती रहेगी। हेरा अपने स्टारशिप में जाने के बाद सैनेस्टर से बात करती है। हेरा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ पे कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, क्योंकि इनके पास में कोई एविडेंस नहीं था कि थ्रोन वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऊपर से हेरा ने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेरा को यहाँ से सस्पेंड करना पड़ेगा। इसी समय अशोका ये सोचने के अंदर बिजी थी कि आखिर सबीन कहाँ पर गई होगी, क्योंकि इनके पास तो कोई कोऑर्डिनेट्स थे नहीं कि आखिर ये शिप को अपनी कहाँ पर लेके जाए। तभी उसे आसमान के अंदर वही बहुत बड़े बड़े से वेल्स दिखाई देते हैं और उसके पास में एक आइडिया आता है। वो अपने स्टारशिप के अंदर बैठ चुकी थी और उसके साथ में हुयांग भी था। वहीं दूसरे शिप के अंदर हेरा जेसन के साथ थी। अब हेरा का काम तो यही था कि न्यू रिपब्लिक से आने वाले शिप्स का उसे ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है, जब तक कि अशोका का काम पूरा नहीं हो जाता। असल के अंदर अशोका का ये मानना था कि वो इन पगिल से लिफ्ट ले सकती है और उन्हें सारी बात समझा सकती है कि आखिर उसे जाना कहाँ पे है। हेरा को इस चीज पे डाउट था कि क्या अशोका ये काम कर पाएगी और जेसन भी इन सारी चीजों को देख के बड़ा खुश हो रहा था। देखते ही देखते ये सारे पगिल्स इनके शिप के आसपास आ जाते हैं। अशोका अपने शिप से निकल के बाहर आ जाती है और सबसे बड़े वाले पगिल से बात करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि उसने बात कर ली है और ये बड़े बड़े से पगिल्स वेल अशोका को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ न्यू रिपब्लिक से कई सारे शिप्स एक साथ में स्काई जंप लगा के इसी प्लेनेट के बाहर तक पहुंच चुके थे और हेरा के पायलट से कंटिन्यूअस अपनी लोकेशन बताने के लिए कहते हैं, लेकिन हेरा का पायलट यहाँ पे उनका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता और कहता है कि जब तक हेरा की परमिशन नहीं होगी तब तक वो अपनी लोकेशन नहीं बता सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे न्यू रिपब्लिक की कमांडर का दिमाग खराब हो जाता और वो कहती है कि बताओ आखिर बात क्या है और कौन से मिशन पे तुम लोग काम कर रहे हो। तब ना चाहते हुए भी हेरा के कैप्टन को बताना पड़ता है कि आखिर अशोका क्या करने वाली है और उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये कमांडर्स उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिसके बाद में पगिल अपना बड़ा सा मुंह ओपन कर देता है और अशोका अपने शिप के अंदर बैठ के उस पगिल्स के मुंह के अंदर चली जाती है। साथ ही में हेरा को ये भी बताती है कि काश तुम अगर हमारे साथ इस ट्रिप पे होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन हेरा को अभी न्यू रिपब्लिक जाना था बात संभालने के लिए। सबीन को ढूंढने के लिए अब अशोका और हुयांग को ही अकेले जाना था। जिसके बाद में ये सारे पगिल्स प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं और सीधा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे न्यू रिपब्लिक के बहुत बड़े बड़े से शिप्स थे। और अब इन्हें भी ये बात समझ आती है कि आखिर कैप्टन क्या कह रहा था। यही वो मिशन था जो कि अशोका को पूरा करना था। ये सब अपने अपने रास्ते छोड़ देती है इन पगिल्स के जाने के लिए। कुछ ही देर के अंदर ये पगिल्स जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि ये वेल्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ये कभी भी स्काई जंप लगा सकते थे। इसी के साथ में वो हाइपर जंप लगाते हैं और उस जगह से गायब हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अशोका को एक ही डाउट था कि आखिर ये इन्हें जिस जगह पे लेके जा रहे हैं तो ये पगिल्स उन्हें उस प्लेनेट के कौन सी लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे। क्या वो एज़रा के पास होगा? तो क्या ये लोग मिलके मॉर्गन को ढूंढ पाएंगे, सबीन को ढूंढ पाएंगे, या फिर उस प्लेनेट में जाके कहीं खो जाएंगे? और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशोका को वापस से रेस्क्यू कर लिया गया है और इसी के साथ में उसने बड़ी बड़ी सी स्टार वेल से लिफ्ट भी मांगी थी। यानी कि उसके पास में मैप तो नहीं था जिससे कि वो सबीन को ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी उसके सामने एक रास्ता और खुला था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम अशोका और हुयांग को देखते हैं जो कि अपने स्टार शिप के अंदर ही बैठे थे और इस समय ये स्टार वेल के मुंह के अंदर ही थे। अभी तक भी स्काई जंप चल ही रहा था। इसी के साथ में अशोका कहती है कि उसे ये सारी चीजें बस एक कहानियों के जैसे लगा करती थी। बचपन के अंदर जब ये छोटे थे तो हुयांग ने स्टोरी सुनाया करता था आकाश गंगा से रिलेटेड कि यहाँ पे काफी सारे अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं। लेकिन आज जब ये इसी जगह से स्टार वेल के अंदर से स्काई जंप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इन्हें कहानियों की जैसे लग रही है। इसी के साथ में अशोका हुयांग को ये भी बताती है कि उसने हेरा को सारी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने बस यही बताया था कि सबीन को मॉर्गन अगवा करके अपने साथ दी गई है, लेकिन असल बात तो ये थी कि सबीन ने खुद की मर्जी से बेलन के उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। यानी कि अगर वो चाहती तो इस
पूरी जंग को रोक सकती थी। ना तो कभी किसी को थ्रोन मिल पाता और ना ही कभी वापस से जंग छिड़ती। तब हुयांग कहता है कि सबीन को अच्छी तरीके से पता था कि उसे क्या करना है। अगर वो उस मैप को तोड़ देती तो शायद वो एज़रा को भी खो देती। अशोका कहती है कि इसका मतलब, अशोका कहती है कि हाँ, उसे जो ठीक लगा उसके खुद के लिए उसने वही किया है। हुयांग कहता है कि ये बात भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि सबीन आखिर क्या करना चाहती है। जिसके बाद सीन यहाँ सबीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस समय मॉर्गन के शिप के अंदर कैद थी, क्योंकि बेलन ने उसे वादा किया था कि वो उसे अपने साथ लेके जाएगा और इसी के साथ में एज़रा से भी मिलवाएगा, जहाँ पे बेलन उसे मिलने के लिए आता है। और सबीन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे आजाद छोड़ दोगे, एटलीस्ट थोड़ी तो बड़ी जगह दोगे। तब बेलन कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है ये, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें आजाद छोड़ दिया जाएगा। तब सबीन कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था और इसी शर्त पे मैंने तुम्हें मैप दिया था, तुम अपनी शर्त को पूरा करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन बेलन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेलन यहाँ मॉर्गन के पास आता है और मॉर्गन बेलन से पूछती है कि क्या तुम सच में अपनी शर्त को पूरा करने वाले हो। तब बेलन कहता है कि सबीन एज़रा से मिलने के लिए इतनी ज्यादा पागल हो रखी है कि वो कोई भी हद तक जा सकती है, हो सकता है कि आगे जाके वो हमारे काम आए, इसी के कारण मैं उसे अपने साथ ले आया। जिसके कुछ ही देर के बाद में हाइपर जंप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और ये उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे जिस डेस्टिनेशन के लिए ये लोग निकले थे, यानी कि थ्रॉन के प्लेनेट पे। सबीन बताना शुरू करती है कि इस प्लेनेट का नाम पेरिडिया है। जिसके बाद में ये उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे जिस डेस्टिनेशन के लिए ये लोग निकले थे। मॉर्गन बताती है कि इस प्लेनेट का नाम पेरिडिया है और इसी प्लेनेट के अंदर थ्रॉन है। साथ ही में वो ये बताती है कि उसके सारे परिवार वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जितने भी पूर्वज थे, यानी कि डेथोमोरी से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी पेरिडिया प्लेनेट पे रहा करते थे। पेरिडिया के अंदर एंटर करने के बाद में अब एक दूसरी स्टारशिप ली जाती है। इसका मतलब था कि अब ये सभी उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये अपने बड़े से हाइपर रिंग को अलग रखते हैं और उसके बाद में एक छोटी सी टुकड़ी बना के सीधा पेरिडिया के अंदर निकल पड़ते हैं, जहाँ जाने के बाद में इन्हें पेरिडिया के नजारे बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी के साथ में ये लोग लैंड करते हैं जहाँ पे इनके सामने कुल माताएं खड़ी थी, यानी कि विचेस। मॉर्गन आके इन सबको ग्रीट करती है, जहाँ पे कुल माता मॉर्गन को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है डेथ मॉरिन की बेटी, तुमने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर दिया है। थ्रोन तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था और उसे अच्छी तरीके से पता था कि तुम जरूर आओगी। मॉर्गन कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई ये सब काम करने के पीछे, और इसी के साथ में वो थ्रोन के बारे में भी पूछती है। तो कुल माताएं कहती है कि थोड़ा इंतजार करो, वो बस आने वाले हैं। जिसके बाद में कुल माताएं यानी कि ये विचेस बताती है कि इन्हें जेडाई की स्मेल आ रही है, यानी कि इनके आसपास कोई तो जेडाई है। और इन विचेस के पास जो बॉल थी वो सारी की सारी सबीन के आसपास चली जाती है और उसे एक तरीके से बंदी बना लेती है और अपने साथ उसी टावर के बेसमेंट में लाके कैद कर देती है। जिसके बाद सीन यहाँ बेलन के ऊपर शिफ्ट होता है। शिन भी उसी के पास खड़ी थी, जहाँ पे शिन बेलन से पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या है। तब बेलन बताता है कि हमने इन सारी चीजों की कथा कहानियां सुनी थी जब हमने जेडाई की ट्रेनिंग ली थी। ये सारी चीजें, गैलेक्सी, ये विचेस और इसी के साथ में जादू नगरी, ये सब कुछ बस स्टोरियां हुआ करती थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ आ गया हूँ तब मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ असल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद में बेलन शिन को बताता है कि जब उसने अपनी प्रैक्टिस करी थी जेडाई के टाइम की, तो उसके सामने ही सारे के सारे मठों को और टेम्पल्स को जला दिया गया था, यानी कि जो भी जेडाई से रिलेटेड चीजें थी उन सब को बर्बाद कर दिया गया था। उस समय बेलन को नहीं पता था कि आखिर उसे किस टीम को ज्वाइन करना है, यानी कि वो जेडाई के साथ में ही कंटिन्यू करे या फिर वो एक बागी बन जाए। उसे लगता है कि शायद ये चीजें आगे आने वाले समय के अंदर भी चलती ही रहेगी, ये वॉर्स कभी नहीं रुकेंगे। तब शिन बेलन को कहती है कि अब जब हमने थ्रॉन को ज्वाइन कर ही लिया है तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। तब बेलन कहता है कि पावर एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा अपने हाथ बदलती रहती है, हमें उससे भी बढ़कर कुछ चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो कि पावर से भी बहुत बड़ी है और इन सबसे ऊपर है। अगर ऐसी कोई चीज बेलन ने ढूंढ ली तो शायद वो हर तरीके के वॉर को खत्म कर देगा और शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ सबीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक जेल के अंदर बंद थी। इसी के साथ में वो अशोका को याद करती है और साथ ही में कोशिश करती है कि क्या वो अपने हाथ की पावर से इस दरवाजे को खोल पाएगी। और तभी पता चलता है कि यहाँ पे किसी चीज के लैंड होने की आवाजें आ रही है और काफी सारी चीजें फील हो रही है। थ्रॉन का शिप यहाँ पे पहुंच चुका है। थ्रॉन का शिप आने के बाद में यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे उसका शिप बहुत बड़ा है। इसी के साथ में उसके पास अभी भी काफी सारी आर्मी है। काफी सारी आर्मी पिछले वॉर के अंदर खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। थ्रॉन आज भी एक एडमिरल के जैसे ही रूल कर रहा है। थ्रॉन आने के बाद में अपने आर्मी के कैप्टन से मॉर्गन को मिलवाता है और अब जब थ्रॉन आ चुका था तो वो मॉर्गन को सबसे पहले अप्रिशिएट करता है कि अगर आज हम इस प्लेनेट से निकल पाएंगे और वापस से अपने घर की तरफ चले जाएंगे तो इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मॉर्गन को जाता है, क्योंकि उसी ने इन सबको ढूंढ लिया था। साथ ही में वो अपने आर्मी को ये भी बताता है कि इस जगह पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो सब कुछ लोड किया जाएगा और ये सारी चीजें कुल माताएं करवा देगी। तब मॉर्गन बताती है कि इतने सारे सामान को शिफ्ट करने में तकरीबन 3 दिन तक लग जाएंगे। तब कुल माताएं थ्रॉन को बताती है कि इनके साथ में एक कैदी भी आई है। तब यहाँ पे बेलन बताता है कि उस कैदी को मैं लेकर आया हूँ। तब थ्रॉन पूछता है कि आखिर कौन है वो कैदी, उसके बारे में बताइए। तब थ्रॉन बेलन के बारे में पूछता है कि आखिर बेलन कौन है, जहाँ पे बताया जाता है कि वो एक जेडाई का बहुत पुराना मेंबर है और इसी के साथ में अब उसने जेडाई छोड़ दिया है। और अब जब थ्रॉन को सबीन के बारे में बताया जाता है कि कैदी का नाम सबीन है तो थ्रॉन कहता है कि इसका नाम सुना सुना लग रहा है और इसी के साथ में उसने मदद करी है मैप को देने के लिए, साथ ही में वो एज़रा को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। बेलन ने उससे वादा किया है कि वो सबीन को एज़रा से जरूर मिलवाएगा। बेलन बताता है कि वो जरूर
हमारी मदद कर सकती है, इसी के कारण मैं उसे अपने साथ लाया था। तब थ्रॉन भी इस बात पे एग्री करता है। अब सबीन को थ्रॉन के सामने लाया जाता है। थ्रॉन पहले से ही सबीन को जानता था। साथ ही में थ्रॉन सबीन को ये भी कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अपने दोस्त से मिलना तो था, लेकिन उसके चक्कर में तुमने पूरी आकाशगंगा को दांव पे लगा दिया। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है और तुम सिर्फ इस चक्कर के अंदर आई हो कि तुम्हें एजरा चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गया है। तब सबीन कहती है कि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब है कि एजरा भी जिंदा ही होगा। तब थ्रॉन कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि वो जिंदा होगा या नहीं होगा, और इस चक्कर के अंदर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर एक बार हम यहाँ से निकल गए तो उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे अटक के रह जाओगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तब सबीन कहती है कि मुझसे बेलन ने वादा किया था कि वो मुझे एजरा तक ले जाएगा। तो बेलन कहता है कि शर्त के मुताबिक ही सब कुछ होगा। अगर तुम्हें वादा किया गया है तो उस वादे को निभाया जाएगा। तुम्हें सारे साजो सामान के साथ में और एक सवारी देके भेज दिया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि एजरा कहाँ पर है, लेकिन खुद का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे कई सारे अलग ऐसे लोग भी हैं जो कि बागी हैं और तुम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद आर्मी का कैप्टन सबीन को अपने साथ लेकर आता है, उसे कुछ गन्स वगैरह देता है और इसी के साथ में एक बहुत ही शानदार सवारी भी देता है। हालांकि दिखने के अंदर कई सारे जानवरों का मिक्स लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे चल के सबीन के बहुत काम आता है। सबीन उसके ऊपर बैठ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। सबीन को जाते हुए सभी ने देखा था, यानी कि बेलन, शिन, मॉर्गन और थ्रॉन सभी ने। जिसके बाद में थ्रॉन बेलन को कहता है कि तुम्हें उसका पीछा करना है। अगर वो एजरा तक पहुंच जाती है तो उन दोनों को ही खत्म कर देना। बेलन को कहीं ना कहीं ये बात अंदर से पता थी कि थ्रॉन ऐसा ऑर्डर जरूर देगा। बेलन और शिन यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सबीन दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त पे बैठ के एजरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसे काफी ज्यादा सन्नाटा दिखाई देता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो अपने रेडियो को स्टार्ट करती है, किसी तरीके का ट्रांसमीटर था, और तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे बॉट्स पहुंच जाते हैं और सबीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सबीन के पास अपने कुछ हथियार थे, इसी के पास में अपनी लाइट सेवर भी थी, उससे वो सबको हरा देती है। साथ ही में सबीन को ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो आया था, यानी कि वो क्रीचर, उसे वो छोड़ के भाग गया है। इसी कारण सबीन यहाँ से पैदल ही निकल जाती है। यहाँ पे अब थ्रॉन की आर्मी के सारे सामान को मॉर्गन के शिप के अंदर डाला जा रहा था। इसी के साथ में यहाँ पे आर्मी का कैप्टन आता है जो कि थ्रॉन को बताता है कि बेलन और शिन निकल गए हैं सबीन को ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे थ्रॉन कहता है कि बस बेलन का वेट करो कि जैसे वो तुम लोगों को कोई भी हिंट दे तो अपनी टोली के साथ में पहुंच जाना वहाँ पे अटैक करने के लिए। मॉर्गन का कहना था कि शायद उन्हें थोड़ी और टोली को भेज देना चाहिए, क्योंकि एजरा खुद भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो वो इन सारे ड्रॉइड्स को आराम से मार सकता था। तब थ्रॉन कहता है कि पिछले वॉर के अंदर पहले ही कई सारे ड्रॉइड्स बर्बाद हो गए थे, तो अब वो ज्यादा टोली को नहीं भेज सकता। इसी के साथ में थ्रॉन के दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो मॉर्गन को कहती है कि यहाँ पे एजरा और सबीन तो मारे जाएंगे, और इसी के साथ में ये जो किराए के सैनिक लाई है, यानी कि बेलन और शिन, वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। अगर काम एक बार पूरा हो गया तो बेलन और शिन को भी मार दिया जाएगा। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती जा रही थी और उसके पीछे पीछे वो क्रीचर भी आता जा रहा था। सबीन अब उसे डांट देती है कि तुम तो मुझे छोड़ के भाग गए थे ना, तो अब यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। लेकिन वो क्रीचर बड़े ही प्यार से उसके पीछे पीछे आ जाता है और सबीन उसे एक और मौका देती है कि चलो ठीक है इस बार, लेकिन भागना मत। तभी इसी क्रीचर को कुछ स्मेल आने लगती है और वो सबीन को अपने साथ ले जाता है। ये एक ऐसी जगह पे आके रुकते हैं जहाँ पे क्रीचर कंटिन्यूअसली स्मेल कर ही रहा था और उसके बाद में पानी पीने लगता है। तो सबीन कहती है क्या तुम्हें प्यास लग रही है? तभी ये क्रीचर थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी एक पत्थर को सूंघने लगता है। पता चलता है कि वो एक पत्थर नहीं बल्कि एक तरीके का क्रीचर था जो कि खुद भी सबीन से डर ही रहा था। सबीन अपने हाथ में गन ले लेती है तो वो क्रीचर वापस से अपने कवच के अंदर चला जाता है, मानो कि एक टॉर्टोइस जैसे। वो क्रीचर बाहर निकलता है और उसके बाद में सबीन के पास आने की कोशिश करता है। सबीन भी गन को नीचे रख देती है और साथ ही में अपने क्रीचर को भी शांत करती है कि तुम बैठ जाओ। जैसे ही वो क्रीचर सबीन के पास आता है तो सबीन उसके गले के अंदर एक तरीके का पैंडल देखती है और वो पैंडल के ऊपर जिसकी पिक्चर बनी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि एजरा होता है। सबीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एजरा के बारे में पूछने लगती है। कहीं ना कहीं ये क्रीचर भी सबीन की बातें समझ रहा था। यहाँ पे अपने जितने भी साथी थे उन सबको भी खड़ा कर देता है और सबीन के पास ले आता है। सबीन उन सबसे कहती है कि क्या तुम प्लीज मुझे एजरा से मिला सकते हो, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है। ये सारे क्रीचर सबीन को अपने पीछे पीछे ले जाते हैं। हम बेलन को देखते हैं जो कि शिन के साथ में उसी जगह पे पहुंच गया था। सबीन की फाइट हुई थी और काफी सारे ड्रॉइड्स मरे हुए थे। तब यहाँ पे बेलन एजरा के बारे में बताता है कि आखिर एजरा कौन था। एजरा एक बहुत ही शानदार जेडाई योद्धा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग मठ के अंदर नहीं हुई थी क्योंकि जेडाई के टेम्पल सारे के सारे जल गए थे। इसी के कारण उसकी ट्रेनिंग बाहर हुई थी। तब शिन कहती है कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? तब बेलन कहता है कि वो एक जेडाई है और उसे जेडाई की ट्रेनिंग मिली है, जबकि तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखाया है। इसी के साथ में शिन बेलन को कहती है कि क्या तुम्हें जेडाई की याद आती है? क्या तुम्हें उस सारे संघ की जिसके बीच में तुम रहा करते थे, क्या तुम उसे मिस करते हो? तो बेलन कहता है कि हाँ, मैं उन चीजों को मिस करता हूँ, वो चीजें बहुत अच्छी थी, इसी के साथ में मजबूत भी थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। वहाँ पे अगर रहा जाए तो कोई फ्यूचर नहीं था। बेलन को लगता है कि ये अभी अभी जिस प्लेनेट के ऊपर आया है यहाँ पे एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे कि खुद थ्रॉन भी भाग रहा है। शिन को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर वो शक्ति इस बंजार प्लेनेट के ऊपर क्या कर रही होगी। तब बेलन बताता है कि पहली चीज की थ्रॉन भी यहाँ से भाग रहा है और इसी के साथ में डेथोमोरी के संतान यहाँ पर है, साथ ही में वो विचेस भी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि वो शक्ति जरूर यहीं पे होगी। शिन को लगता है कि शायद थ्रॉन और मॉर्गन यहाँ से जाने वाले हैं और ज्यादा देर ना हो जाए, इसी कारण हमें भी निकल जाना चाहिए। तब बेलन उसे जाने से मना कर देता है कि यहाँ पे जरूर ऐसा कुछ तो है, इसी के कारण ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इन्हें अपने सामने और कई सारे ड्रॉइड दिखाई देते हैं तो बेलन
बेलन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर सबीन ने इनके ड्रॉइड्स को मारा है तो ये जरूर सबीन को ढूंढ रहे होंगे, तो हम जरूर इनकी मदद कर सकते हैं या फिर मदद ले सकते हैं। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जो कि नन्हे क्रीचर्स के साथ में, जो कि एक ऐसी जगह पे पहुंची थी जहाँ पे और भी इनके जैसे पूरी कम्युनिटी थी, फीमेल्स थे, बच्चे थे। सबीन आगे बढ़ती है जो कि देखती है कि इस क्रीचर की कम्युनिटी काफी खुशहाल कम्युनिटी है और आगे बढ़ने के बाद फाइनली उसे एजरा मिल ही जाता है, जहाँ पे वो एजरा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही में एजरा भी कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। एजरा पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसी पहुंची, इसके पीछे कोई तो कारण होगा और तुम आई कैसे, तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं। तब सबीन कहती है कि इन सब चीजों के बहुत ज्यादा लंबे आंसर्स है, हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तुम मुझे मिले हो तो इस चीज की खुशी और ही है, तो मैं इस खुशी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती, बल्कि तुम मिले हो इस चीज की खुशी मनानी है मुझे। इसी के साथ में एजरा इस पूरी कम्युनिटी को कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, क्योंकि वो सबीन को बताता है कि ये कम्युनिटी यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती और मैं हमेशा इन्हीं के साथ में जगह बदलता रहता हूँ। इसी के साथ सीन यहाँ पे कुल माताओं के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि थ्रॉन के पास पहुंची थी। वो थ्रॉन को बताती है कि हमें एक और जेडाई के आने के बारे में पता चल रहा है, वो जेडाई यहाँ पे वेल्स के साथ आ रही है। थ्रॉन को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अशोका है, तो मॉर्गन कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बेलन ने खुद अशोका को मारा था। तब थ्रॉन कहता है कि जेडाई के लिए मरना जीना ये सब कुछ एक खेल है और वापस से जिंदा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बेलन भी खुद एक जेडाई रह चुका है, तो उसकी बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो अशोका ही है तो उसके बारे में पता लगाओ, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो कि आखिर उसका मास्टर कौन था, वो कौन सी जगह से बिलोंग करती है, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, और अगर वो आ ही रही है और उसके मरने के कोई सबूत नहीं है तो हम उसे जिंदा ही मानेंगे। इसी के कारण प्रिपरेशन करो जंग की। पेरिडिया के अंदर कोई भी बड़ी सी वेल आती हुई दिखाई दे तो उन सबको जान से मार दो। मॉर्गन इन सारे ऑर्डर्स को ले लेती है और उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमें थ्रोन और एजरा दोनों ही दिखा दिए गए थे। आगे आने वाले एपिसोड्स और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थ्रॉन को ये बात पता चल गई है कि अशोका यहाँ पे पहुँच गई है। इसी के कारण वो अपनी कुल माताओं के पास जाता है कि अब थ्रॉन को कुल माताओं की शक्तियों की जरूरत है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेरा के पास में न्यूज आ गई थी कि उसे अब वापस लौटना है और सबको जवाब देना है कि आखिर वो बिना पूछे कैसे चली गई थी। इसी के कारण हैना सारे के सारे सैनिस्टर्स के बीच में खड़ी थी और सब उसे क्वेश्चंस कर रहे थे, जहाँ पे जूनो कहना चाहता था कि हेरा बार बार में अपने रूल्स तोड़ रही है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और आखिर इन्होंने जो रिपोर्ट पेश करी है कि बड़े बड़े से स्टार वेल्स वापस आ गए हैं, इसी के साथ में वो टाइम जंप कर रहे हैं, साथ ही में थ्रोन का होना, ये सारी चीजें मनगढ़ंत है, थ्रोन का होना पॉसिबल ही नहीं है। हेरा की मदद करने के लिए भी कोई इंसान खड़ा होता है, लेकिन तब भी उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इनकी हेड ये बात जानती थी कि हेरा अगर कोई भी बात कहेगी तो बिना किसी सबूत के नहीं कहेगी, शायद उसने जो भी एविडेंस देखे हैं या फिर पेश किए हैं वो सब बिल्कुल सच है। इसी समय यहाँ पे एक ड्रॉइड जिसका नाम CP3 होता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, जो की बताता है हेरा के लिए कि उसे मिशन के लिए लेया ऑर्गाना ने भेजा था। लेया का नाम सुनते ही यहाँ पे सभी के सभी चुप हो जाते हैं कि अब लेया के आगे तो कोई नहीं बोल सकता था। मौन महात्मा को ये बात पता थी कि हेरा ने जरूर जस्ट उन्हें अभी अभी बताया है और परमिशन भी जस्ट अभी अभी ली है। मौन महात्मा आके पूछती है कि तुम सच बताओ कि तुमने जो थ्रॉन का नाम लिया है क्या वो सच में लौटने वाला है। तो हेरा कहती है मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ और मेरा कहना है कि आप लोगों को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, थ्रॉन वापस लौटने वाला है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है। अशोका जिस समय स्पेस जेम के अंदर थी तो वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, उसके सामने एनिकेन यानी कि अपने मास्टर का होलोग्राम चल रहा था। एनिकेन ने कुछ खास ज्यादा तो रिकॉर्डिंग्स नहीं की थी, लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग थी ये एनिकेन की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। हुयांग बताता है कि ये वेल्स कुछ ही देर के अंदर हाइपर स्पेस से बाहर आने वाले हैं। अशोका से ज्यादा हुयांग को डाउट था कि क्या ये लोग सही लोकेशन पे पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद के अंदर जैसे ही हाइपर स्पेस खत्म होता है और वेल का मुंह खुलता है तो पता चलता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ट्रैप पहले से ही लगा के रखा गया था, लेकिन आखिर ये ट्रैप कैसे लगाया गया होगा, अगर किसी को पता होगा तभी तो इतना बड़ा ट्रैप सेट किया गया होगा। थ्रॉन ने इतने सारे शिप सेट कर रखे थे ताकि अगर यहाँ पे वेल्स एंट्री करे तो इन वेल्स को जान से मार दिया जाए। अशोका अपने शिप को लेके फुल स्पीड से अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि वो छुप सके। ये वेल्स कुछ ही देर के अंदर गायब हो जाती है वहाँ से, क्योंकि वापस से स्पेस जंप करती है। अशोका जिस जगह पे जाके छुपती है वो जगह एक तरीके से ग्रेवयार्ड था, पगल्स की हड्डियों का ग्रेवयार्ड। थ्रोन के पास में अशोका की सारी डिटेल्स पहुंच चुकी थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि अशोका के मास्टर और कोई नहीं बल्कि एनिकेन है। थ्रोन को अशोका के पास्ट के बारे में और चीजें भी याद आने लगी, इसी के कारण वो समझ गया कि अशोका को कम समझना बेवकूफी होगी। इसी समय थ्रोन बाकी सारे फाइटर्स को लौटने के लिए कहता है और साथ ही में कोई नई प्लानिंग भी बनाता है, जिसके बाद में सीन यहाँ एजरा और सबीन के ऊपर शिफ्ट होता है। एजरा के जाने के बाद की सारी कहानी सबीन उसे बताती है कि आखिर न्यू एम्पावरमेंट में हुआ क्या क्या था। एजरा को ये चीज सुन के बड़ी खुशी होती है कि सबीन ने अपनी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट कर दी है और वो भी अशोका के अंडर ही। यहाँ पे ये बात भी चलती है कि आखिर सबीन यहाँ पे कैसी पहुंची, लेकिन सबीन बार बार में बात घुमा देती है और ये नहीं बताती कि आखिर वो यहाँ पे पहुंची कैसे। यानी कि वो एजरा को ये नहीं बताना चाहती थी कि अशोका को मारने के
बाद में वो यहाँ पे पहुंची है। हालांकि सबीन ने अशोका को नहीं मारा था, लेकिन फिर भी सबीन को तो यही पता था कि अशोका जिंदा नहीं बची है। थ्रोन जिसके बाद में कुलमाताओं से मदद लेता है और ब्लैक मैजिक करने के लिए कहता है ताकि वो अशोका को ढूंढ सके। इसी समय अशोका भी चाहती थी कि वो कुछ भी करके सबीन को ढूंढ ले, इसी के कारण वो दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन सबीन अभी भी इस दिव्य शक्ति को सुन नहीं सकती थी। इसी के कारण उसका ध्यान बार बार में हट रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सबीन को महसूस होने लगता है कि जैसे अशोका ने उसे आवाज दी। जैसे ही वो आंख बंद करती है या फिर थोड़ा बहुत भी कनेक्ट करती है, तभी अशोका डायरेक्शन पहचान लेती है कि आखिर सबीन इस वक्त कहाँ पर हो सकती है। लेकिन सेम टाइम पे इस दिव्य शक्ति के बीच में कुलमाताओं ने भी ये जान लिया था कि अशोका की क्या लोकेशन है। थ्रोन वापस से अपनी टीम को भेजता है जो कि अशोका के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अशोका को ना चाहते हुए भी उस जगह से बाहर निकलना ही पड़ता है। बेलन और शिन को भेजा गया था सबीन और एजरा को ढूंढने के लिए, और अगर ढूंढ लिया जाता तो उन्हें मारने के लिए, लेकिन अब बेलन इनसे लड़ने के लिए नहीं जाना चाहता था। इसी के कारण वो शिन को आगे भेजता है और साथ ही में शिन को ये भी बताता है कि अब उसकी लाइफ कहीं और जाने वाली है, वो यहीं पे रुकेगा किसी दूसरी शक्ति के लिए। शिन अगर अकेली जाती है तो आगे जाने के बाद में न्यू एम्पायर के अंदर उसकी अलग ही पोजीशन होगी, सब लोगों के बीच में उसकी काफी ज्यादा इज्जत होगी। शिन को लगा था कि शायद थ्रोन के सपोर्ट से वो सबीन और एजरा को मार देगी, इसी के कारण वो बेलन के नहीं होने पे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बेलन कहता है कि तुम्हारी आखिरी सीख कि ये फाइट्स तो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन इनके चक्कर में अपना पेशेंस मत खो देना। जिसके बाद में शिन थ्रोन को लोकेशन बता देती है कि उसे एजरा और सबीन कहाँ पर मिले हैं, ताकि उसे बैकअप सपोर्ट मिल सके। थ्रोन को जब पता चलता है कि शिन ने लोकेशन बता दी है तो वो अपनी 2 ड्रॉइड्स की टीम शिन के लिए भेज देता है। सबीन और एजरा जब आगे बढ़ रहे थे तभी इन्हें पता चलता है कि एकदम से इनके ऊपर अटैक हो गया है। सबीन के पास में गन्स थी, साथ ही में लाइट सेबर भी था, लेकिन एजरा कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी दिव्य शक्ति से इन सब चीजों को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही में उसे लाइट सेबर और गन्स की जरूरत नहीं है। एजरा अपने दिव्य शक्ति से ही काफी अच्छी तरीके से फाइट करता जा रहा था। यहाँ पे काफी सारे ड्रॉइड्स इन दोनों ने ही मिलकर मार दिए थे। अशोका ने अब जब सबीन की लोकेशन देख ली थी तो सीधा वो इसी लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे नीचे पता चल जाता है कि कोई तो फाइट शुरू हो गई है और ये लोग मुसीबत में है। अशोका के शिप के बारे में भी थ्रोन को पता चल गया था, इसी के कारण कुछ शिप्स अशोका के शिप के पीछे लगा दिए। तब यहाँ पे अशोका नीचे उतर जाती है और हुयांग को कहती है कि जरा इन शिप्स को थोड़ा दूर ले जाओ, लेकिन नीचे उतरते ही अशोका का वेलकम करने के लिए यहाँ उसे बेलन मिलता है। इन दोनों के बीच में फिर से एक शानदार वाली फाइट होती है, लेकिन इस बार अशोका को पता था कि वो बेलन के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सबीन की मदद के लिए जाना है। बेलन को भी पता था कि वो इनके पीछे जाके अपना टाइम बर्बाद करेगा, इसी के कारण वो अशोका के पीछे जाता ही नहीं है। शिन कहीं ना कहीं सबीन और एजरा के ऊपर भारी पड़ रही थी अपने ड्रॉइड्स के साथ में, लेकिन तभी यहाँ पे अशोका आ गई और उसके बाद तो यहाँ पे कत्लेआम मच जाता है। थ्रोन को पता चलता है कि अगर ये और ज्यादा टाइम वेस्ट करते जाएंगे इन तीनों के पीछे तो शायद कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ में बेलन भी इनके साथ नहीं था और सिर्फ शिन अकेली ही थी, इसी के कारण वो अपने बचे हुए ड्रॉइड्स को वापस बुलवा लेते हैं। शिन देखती रह जाती है कि वो यहाँ पे अकेली रह गई है और बाकी सारे ड्रॉइड्स चले गए हैं और थ्रोन ने मतलब उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। शिन को पता था कि अगर वो यहाँ पे अकेली रुकी तो ये तीनों की तीनों मिलकर उसे मार देंगे, इसी के कारण शिन भी वहाँ से निकल जाती है। सबीन चाहती तो उसे आराम से मार सकती थी, लेकिन अशोका ने उसे जाने दिया। सबीन को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, अशोका आखिर जिंदा कैसे हो सकती है। एजरा को समझ नहीं आता कि आखिर वो अशोका के लिए ऐसे क्यों कह रही है। तब अशोका कोई भी बात नहीं बताती एजरा को और बस एजरा से गले मिलती है और कहती है कि तुमसे आखिर मिले बिना मैं मर कैसे सकती हूँ। जिसके बाद में हुयांग भी बाकी सारे स्टारशिप का ध्यान भटका के वापस लौट आया था और इसी के साथ में गाइस ये शानदार सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अशोका के लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबीन और एजरा दोनों के पास में अशोका लौट चुकी है और इसी के साथ में थ्रोन ने जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में अशोका के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में पता चलता है कि मॉर्गन थ्रोन को बताती है कि ऑलमोस्ट उनका सारा सामान ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। थ्रोन जिसके बाद में अपने स्पेसशिप को रेडी करने के लिए कहता है। थ्रोन चाहता था कि इन जेडाई का थोड़ा सा और ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ताकि अगर ये यहाँ से निकल रहे हैं तो ये जेडाई इनके जाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसी के कारण ये 2 स्पेसशिप अशोका, सबीन और एजरा को परेशान करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद में मॉर्गन को एक कुल माताएं अपने पास में बुलाती है और बताती है कि तुमने अपनी वफादारी बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, इसके बदले अब तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये विचेस अपनी कुछ पावर्स मॉर्गन के अंदर डाल रहे थे, क्योंकि मॉर्गन भी एक विचेस की कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी। जिसके बाद में इनकी गॉड मदर मॉर्गन से कुछ वादे लेती है और उसके बाद में उसकी आईज पे हाथ वगैरह लगा के कुछ मैजिक करती है, जिससे कि मॉर्गन पूरी तरीके से बदल गई थी। उसका फेस बदल गया था, उसकी आईज इन कुल माताओं के जैसे ब्लैक कलर की हो गई थी। साथ ही में मॉर्गन के पास में भी कई सारी पावर्स भी आ चुकी थी। मॉर्गन को साथ ही में एक और तोहफा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार तलवार थी, जो कि लाइट सेबर से भी फाइट कर सकती थी। एजरा शिप के अंदर आके काफी सारी चीजें ढूंढ रहा था, जहाँ पे हुयांग कहता है कि तुम मेरी चीजों को बर्बाद मत करो, मुझसे पूछो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पता चलता है कि एजरा यहाँ पे अपना लाइट सेबर बना रहा था, लेकिन वो हुयांग की मदद नहीं लेता। जिसके बाद यहाँ पे सबीन भी आ जाती है। हुयांग भी यहीं पे खड़ा था और बताता है कि कैनन ने उसे ही लाइट सेबर बनाना सिखाया था। इसका मतलब
मतलब है कि हुयांग इतना ज्यादा पुराना है कि वो एक मास्टर और उसके नीचे वाले शागिर्द के बीच के रिलेशन को भी समझ सकता है। हुयांग तब से है जब से कि एज़रा के भी मास्टर एग्जिस्ट करते थे और वो एक छोटे से बच्चे थे। हुयांग बताता है कि उसके पास में लाइट सेबर के 2 पीस रखे हुए थे, एक कैनन का था और शायद एक दूसरा उसी के लिए था, लेकिन अब से वो एज़रा का हुआ, जिसके बाद में एज़रा अपने लाइट सेबर को पूरा कर लेता है। लेकिन इस मूवमेंट को देख के सबीन कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी अपनी मास्टर से कुछ खास बनती नहीं थी। अशोका और उसके बीच में ये सारे मूवमेंट्स कभी हुए ही नहीं थे, इसी के कारण वो यहाँ से चली जाती है। एज़रा जिसके बाद में हुयांग से पूछता है कि आखिर इसे क्या हुआ, तब हुयांग बताता है कि अशोका और इसके बीच में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रही जब से फाइट हुई थी। उसके बाद से अशोका को लगने लगा कि सबीन कहीं गलत डायरेक्शन के अंदर ना चली जाए। उसी वॉर के अंदर सबीन ने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया और उसका डार्क साइड कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसी के कारण अशोका ने सबीन को ट्रेनिंग देना ही बंद कर दिया। सबीन बाहर आती है और अशोका से उसकी बातचीत चलती रहती है, जहाँ पे अशोका कहती है कि मुझे पता है कि तुमने एज़रा को ढूंढने के लिए जान करके बेलन को वो मैप दे दिया। सबीन को गिल्ट था इस बात का कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती। तब अशोका कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारी उम्र में ऐसे डिसीजन लिए हैं। साथ ही में अशोका अपने मास्टर के बारे में भी कहती है कि एनिकन ने उसे हमेशा से ही सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, और अब वो सबीन की मास्टर बनके इस चीज का वादा निभाना चाहती है कि सबीन अगर किसी भी सिचुएशन में रहे तो वो उसके हर फैसले में साथ दे। एज़रा जैसे ही बाहर आता है अपना लाइट सेबर दिखाने के लिए, तभी पता चलता है कि इन सब के ऊपर अटैक हो गया है। कंटिन्यूअसली इनके ऊपर फायरिंग होती रहती है। स्टारशिप का कुछ पार्ट खराब होने के कारण ये ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अशोका और एज़रा दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं और अपनी पावर से इस शिप को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबीन भी पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारशिप के अंदर पावर खत्म हो गई थी। तभी हुयांग कहता है कि मैं इस शिप की सबसे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता हूँ, और ऑलमोस्ट ये शिप गिरने ही वाला था कि तभी सबीन फुल पावर से शिप को ऊपर ले जाती है और जिसके बाद में गोल घुमा के सामने आने वाले दोनों शिप्स को क्रैश करवा देती है। लेकिन इस चक्कर के अंदर इनका खुद का शिप भी बर्बाद हो जाता है। अगर ये लोग शिप के ठीक होने तक का वेट करते रहे तो शायद थ्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, इसी के कारण ये थ्रॉन के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। थ्रॉन को जब ये बात पता चलती है कि उसके दोनों शिप से जब आखिरी रिकॉर्डिंग आई थी, तब तक उन्होंने अशोका के स्टारशिप को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन थ्रॉन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अशोका यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, जल्द से जल्द यहाँ पे टीम तैयार करो जो कि नीचे बेस पे रहेगी। मॉर्गन बताती है कि ये सारे ड्रॉइड्स आपके लिए हैं और आपके लिए जान भी दे देंगे। तब थ्रॉन कहता है कि अपना सेंटेंस सही करो, ये असल के अंदर मेरे लिए जान नहीं देंगे बल्कि अपने एम्पायर के लिए जान देंगे। अब जब अशोका, एज़रा और सबीन यहाँ पे पहुंच चुके थे तो इन्हें पता चलता है कि इनका स्टारशिप टावर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टारशिप अगर यहाँ पे आ गई है तो फिर थ्रॉन यहाँ से जल्द ही निकल जाएगा। थ्रॉन को पता चल गया था कि अशोका यहाँ पे पास आ चुकी है, इसी के कारण यहाँ पे कंटिन्यूअसली शूट स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों ही फुल स्पीड में आगे भागते हैं और साथ ही में टावर के दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं। कैसे तैसे ब्लास्ट से बचते हुए ये लोग टावर के अंदर पहुंच ही जाते हैं और अंदर आते ही इनका सामना ड्रॉइड से होता है, जो कि काफी सारे थे। तीनों ने मिलकर सारे ड्रॉइड्स को मार दिया, लेकिन तभी पता चलता है कि कुल माताओं ने अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया और उन सारे मरे हुए ड्रॉइड्स को पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी के अंदर बदल दिया। यानी कि जो भी ड्रॉइड्स मर गए थे वो वापस से जिंदा होकर इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये कैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, सबको मारते जाते हैं और ऊपर ऊपर बढ़ने से पहले दरवाजों को बंद भी करते हुए जाते हैं। यहाँ पे थ्रॉन एक बार फिर से ये साबित कर देता है कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश है। अगर उसका काम निकल गया तो वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। अब जब मॉर्गन ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो मॉर्गन को यहीं पे छोड़ के जाना चाहता था। यानी कि वो मॉर्गन को कहता है कि उसे अभी एम्पायर के लिए बहुत कुछ करना है। मॉर्गन समझ गई थी कि इन जेडाई को रोकने के लिए मॉर्गन को यहीं पे रुकना पड़ेगा और वो बिना कुछ कहे यहीं पे रुक जाती है। और अब मॉर्गन खुद ही अशोका के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पे अशोका कहती है इसका सामना मैं खुद करती हूँ, तुम लोग जाओ, जितना जल्दी हो सके निकलो। एज़रा और सबीन निकल जाते हैं थ्रॉन को रोकने के लिए। एज़रा और सबीन को रोकने के लिए यहाँ पे 2 ड्रॉइड्स खड़े थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये नॉर्मल ड्रॉइड्स के जैसे मरे नहीं थे, बल्कि इवन एज़रा और सबीन के ऊपर जोरदार वाला अटैक करते हैं। जो ड्रॉइड सबीन को मार रहा था वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन सबीन अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपने लाइट सेबर को अपने हाथ में पकड़ ही लेती है। आखिरकार सबीन इस सिचुएशन के अंदर अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना सीख गई थी और उसी लाइट सेबर से वो इस ड्रॉइड को मार देती है। जिसके बाद में जैसे ये दोनों आगे की तरफ पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शिप यहाँ से निकल चुका है और टावर और शिप के बीच में काफी ज्यादा गैप है। एज़रा को कहीं ना कहीं डाउट था कि ये जंप नहीं कर पाएगा, लेकिन सबीन कहती है कि तुम स्टार्ट तो करो, हम दोनों जंप कर पाएंगे। एज़रा जैसे ही जंप लगाता है तो वो बीच के अंदर थोड़ा सा गिरने ही वाला था, लेकिन तभी सबीन अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करती है और एज़रा को सीधा शिप के अंदर पहुंचा देती है, जहाँ पे एज़रा 2 ड्रॉइड्स में से दोनों को ही मार देता है और एक की ड्रेस भी ले लेता है। लेकिन सबीन को पीछे से दिखाई दे रहा था कि अशोका अकेली पड़ गई है और इसी के साथ में मॉर्गन और काफी सारे ड्रॉइड्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी के कारण न सबीन जंप करती है, न ही जाती है और साथ ही में अशोका के लिए रुक जाती है। यहाँ अशोका और मॉर्गन के बीच में कंटिन्यूअसली फाइट चलती ही जा रही थी, जहाँ पे मॉर्गन कहती है कि तुम्हें सब लोग छोड़ के चले गए हैं, तुम यहाँ पे अब अकेली ही रहोगी। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से सबीन आती है और बोलती है कि ये अकेली बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अशोका को भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसे तो लगा था कि एज़रा और सबीन दोनों ही चले गए हैं, लेकिन सबीन अशोका के लिए रुक गई थी। सबीन यहाँ पे बाकी सारे ड्रॉइड से फाइट करती है। दूसरी तरफ अशोका
अशोका मॉर्गन से फाइट करती है और इस फाइट के अंदर वो मॉर्गन को मारने में कामयाब हो जाती है। मॉर्गन के मरते ही ये बात कुल माताओं को पता चल जाती है और यही बात वो थ्रॉन को भी बताती है। थ्रॉन को लगता है कि अब यहाँ पे कोई बचा नहीं होगा, इसी के कारण उसे टावर ब्लास्ट करा देना चाहिए। वो अपने ही शिप से उसी टावर को ब्लास्ट करने की ऑर्डर देता है। अभी यहाँ पे बाकी के ड्रॉइड्स अशोका और सभी इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी ये दोनों टावर से जंप कर जाती है। इसी समय यहाँ हुयांग पहुंच जाता है अपना स्टारशिप लेके, जो कि इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और पीछे से पूरा का पूरा टावर बर्बाद हो जाता है। अब ये सब अपना शिप लेके थ्रॉन के शिप के बिल्कुल पीछे ही थे, क्योंकि इन्हें भी स्काई जंप करना ही था। इसी समय थ्रॉन अशोका से कनेक्ट करता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि वो अशोका के मास्टर को अच्छी तरीके से जानता है, जो कि एनाकिन है। इसी के कारण उसे ये भी पता था कि अशोका के नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं। इन्हीं मूव्स के बारे में पता रहने के कारण वो अशोका को यहीं पे छोड़ के जा रहा है। असल के अंदर अशोका की जगह ही यही है। अशोका इन चीजों से काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। यहाँ थ्रॉन की शिप अपना हाइपर जंप स्टार्ट करती है और उसके फोर्स से अशोका के स्टारशिप काफी ज्यादा हिल जाता है। अब अशोका और सबीन क्या करते हैं, इसी के कारण अपने शिप के साथ में इसी प्लेनेट पे वापस से लौट जाते हैं। ये सारे के सारे क्रीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अशोका अपने सामने एक आउल भी देखती है। शिन को पता चल गया था कि थ्रॉन ने उसे धोखा दिया है, इसी के कारण वो वहाँ के लोकल ड्रॉइड्स के पास चली जाती है। आगे जाने के बाद में शायद ये इन्हीं की लीडर भी बन जाएगी। बेलन को जिस जगह जाना था वो उस जगह पे पहुँच गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू था जिसके ऊपर वो खड़ा था। ये स्टैचू फादर का स्टैचू था। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि फादर के पास में सन का स्टैचू है और इसी के पास में डॉटर का आधा टूटा हुआ स्टैचू था, जिनका डायरेक्शन सामने वाली पहाड़ी की तरफ था। इसका मतलब है कि उस पहाड़ी पे जरूर कोई ना कोई है। यहाँ पे थ्रॉन का शिप अपना हाइपर जंप खत्म करता है तो वो डेथमोर की तरफ निकल जाता है। पता चलता है कि उसके सामने कार्गो के अंदर काफी सारे कंटेनर्स रखे थे। एज़रा ने अब थ्रॉन का शिप को छोड़ दिया था और इसी के साथ में एक शटल लेके सीधा हेरा से मिलने के लिए जाता है। हेरा यहाँ पे काम कर ही रही थी, लेकिन तभी एकदम से डर जाती है कि आखिर ये ड्रॉइड यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन जैसे ही मास्क उतरता है तो पता चलता है कि ये तो एज़रा है, जो कि अपने घर लौट चुका है। अशोका और सबीन कहते हैं कि अब ये यहाँ पे दोनों साथ में है और खुश भी है कि शायद ये अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और इन्हें यहाँ पे रहना भी चाहिए। एज़रा आखिरकार अपने घर पे लौट चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबीन इस समय जब सामने की तरफ देख रही थी तो उसे लगता है कि कोई तो शैडो है जो कि इन्हें देख रही है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन पता चलता है कि जब अशोका देखती है तो वहाँ पे एनाकिन का शैडो था, यानी कि उसकी सोल, जो कि हमेशा से अशोका को देखा करती थी। और इसी के साथ में गाइज ये शानदार सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आप सभी लोगों को अशोका का ये सीजन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए टाटा।